अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है नमी रकसम और इसकी राइटर हैं इफ़रा खान। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे अगर दरमियान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो इस नावल को शुरू करते हैं। ये जो रक़्स है मेरे फ़र्श पर, यही ले उड़ा मुझे अर्श पर। मेरी ज़ात में जो धमाल है, तेरे इश्क का ये कमाल है। दूर किसी मस्जिद में अज़ान की आवाज़ बुलंद हुई। वो जो पूरी तरह से नींद की वादियों में गुम थी, फ़ौरन से बेदार हुई। नीली गहरी झील जैसी आँखों में अब भी नींद का खुमार था। इसने दोबारा आँखें बंद की और खूबसूरत आवाज़ में अदा किए जाने वाले अज़ान के कलिमात सुनने लगी, जो इससे अपने दिल में जज़्ब होते महसूस हुए। अज़ान ख़त्म होने के बाद कलमा पढ़कर वह जल्दी से उठी, अपने सुनहरी बालों को समेट कर जूड़े की शक्ल में कैद किया और वज़ू की नीयत से वॉशरूम की जानिब चल दी। वॉशरूम से निकल कर इसने अपने कमरे में ही जाए नमाज बिछाया और पूरी तवज्जो से नमाज़ पढ़ने लगी। और जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होती, इसकी पूरी तवज्जो नमाज पर होती। दुनियादारी की सोचों को वो पीछे धकेल देती। नमाज से फारिग होकर वो कुछ देर कुरान मजीद की तलावत करती थी। जब से इसने होश संभाला था तब से आज तक नमाज की पाबंद थी। सुबह की नमाज के बाद बाकायदगी से तलावत करती। नमाज और तलावत से फारिग होकर इसने घड़ी में टाइम देखा, जहाँ 6 बज गए थे। इसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ ठहरी। वो जल्दी से अपने लिए केटल में चाय बनाने लगी। चाय बनाकर कप में डालने के बाद भाप उड़ाती चाय का कप लेकर वो खिड़की के पास आ गई। जैसे ही इसने खिड़की के पट खोले, ठंडी हवा के ताज़ा झोंके ने इसका इस्तकबाल किया, जिससे इसकी रूह पर छाई सारी बेजारी ख़त्म हो गई। इसकी जगह खुशकुन एहसास ने ले ली। सूरज अपनी पूरा आबोताब से मशरिक़ से तलू हो रहा था। इसकी हल्की हल्की किरणें इसके चेहरे के गिर्द खूबसूरत खसार बांध रही थीं, लेकिन इसकी पूरी तवज्जो अपने पसंदीदा मंजर की जानिब थी। खिड़की से नीचे झांकने पर बड़ी सड़क नज़र आती थी, जिस पर सुबह के वक्त बहुत ट्रैफिक होती थी। सड़क के इस पार एक बड़ा और ख़ूबसूरत पार्क था, जहाँ बड़े बूढ़े बच्चे और नौजवान लोग रोज़ाना मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग की गर्ज से आते थे। वो खिड़की में खड़ी हर किसी को मुकम्मल नज़रअंदाज किए सिर्फ एक शख्स को देख रही थी, जो इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर पूरी तवज्जो से जॉगिंग करने में मसरूफ़ था। पार्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगाने के बाद अब वो वर्जिश के मुख्तलिफ स्टेप्स कर रहा था। इसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जिससे इसकी पेशानी और भी रोशन और खूबसूरत नज़र आ रही थी। वो अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी एहसास मालूम होता था। वो रोज़ाना 6 बजे इस पार्क में आता और जॉगिंग करने के 1 घंटे बाद 7 बजे चला जाता। इसके 1 घंटे के दौरान कोई बहुत गौर से इसकी हरकत और सकनात को नोट करता और दिल ही दिल में इससे हम कलाम होता। वो कब का जा चुका था, लेकिन वो दीवानी लड़की अब भी इसके ख्यालों में कोई खिड़की के पट से लगी खड़ी थी। बहुत सारा वक़्त मज़ीद ऐसे ही बीत जाता। जब घड़ी ने 8 बजे का अलार्म बजाया, वो होश की दुनिया में वापस आई और चाय के कप की तरफ देखा, जहाँ चाय मुकम्मल तौर पर ठंडी होकर वैसे ही पड़ी थी। इससे अपनी दीवानगी पर हंसी आने लगी। चाय आप पीने के काबिल नहीं रही थी। इसने चाय को गिराया, कप धोकर पास ही टेबल पर रख दिया। खुद जल्दी जल्दी तैयार होकर बुर्का ओढ़ने लगी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से लेट हो रही थी। बुर्का ओढ़ने के बाद इसे नकाब से अपना चेहरे को छुपा लिया, हाथों को भी काले दस्तानों से ढांप लिया। खुद को मुकम्मल पर्दे में छुपा लेने के बाद इसने आईने में अपना अक्स देखा, जहाँ सिर्फ इसकी नीली आंखें नजर आ रही थी। वो एक सरसरी सी निगाह खुद पर डालती अपना बैग कंधे पर लटका कर कमरे से बाहर निकली। अपने कमरे को लॉक करके चाबी बैग में डालकर बिना किसी से बात किए हॉस्टल से निकल आई। यूनिवर्सिटी इसके हॉस्टल से ज़्यादा दूर न थी। 10-15 मिनट की पैदल मसाफत के बाद उसे शहर की सबसे बड़ी और महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो चुकी थी। इसे यूनिवर्सिटी आए 1 साल हो चुका था। अब वो यहाँ काफ़ी हद तक एडजस्ट कर चुकी थी, लेकिन आज तक इसने किसी से भी दोस्ती ना की थी। वो ऐसी ही थी, हर किसी से अलग थलग, अपने काम से काम रखने वाली, अपनी ज़ात में मुकम्मल गुम। शुरू शुरू में जब वो यूनिवर्सिटी आई तो कई लड़के लड़कियां से हैरत और तंज़े निगाहों से दिखती, क्योंकि इससे इस बड़ी यूनिवर्सिटी में सिर्फ अमीर माँ बाप की मॉडर्न औलाद ही पढ़ सकती थी। लड़कियां रोज़ नए नए फैशन के लिबास और मेकअप करके आती। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ बुर्का पहनने वाली पहली लड़की थी। यहाँ और भी लड़कियाँ बाया पहनती थी, लेकिन वो भी इनके फैशन का हिस्सा था। वो सब नकाब ना करती थी। वो वाह तालिबा थी जो मुकम्मल तौर पर पर्दे में होती थी। सिर्फ इसकी आंखें नज़र आती, जो इंतहाई खूबसूरत और गहरी थी। वो सीधा अपनी क्लास में जाकर अपने बेंच पर बैठ गई और क्लास स्टार्ट होने का इंतज़ार करने लगी। इसके साथ वाले बेंच पर एक लड़की शान से बैठी, जिससे भी इसकी ज़्यादा बातचीत नहीं थी, अगर होती भी तो सिर्फ पढ़ाई के हवाले से।
शान से बिला शुबा एक सुलझी हुई लड़की थी, फिर भी इन दोनों के दरमियान ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी। क्लास स्टूडेंट से भर की थी, सर भी आगे थे, लेकिन आज वो दुश्मन जान आया था जिसका इससे इंतज़ार रोज़ होता था। लेक्चर स्टार्ट हुए 15 मिनट ही गुजरे थे जब वो क्लास के बाहर आया और सर से अंदर आने की इजाज़त तलब की। मिस्टर जहरान अहमद, क्या मैं आपसे लेट आने की वजह पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? सर ने मोटे चश्मे के पीछे से घूरते हुए इंतहाई खुश्क और तंज़िया लहजे में पूछा। जी जी सर, अब गुस्ताखी क्या, जसारत कीजिए, बंदा ना चीज़ आपकी हर जसारत को बर्दाश्त करेगा। वो भी जहरान था, अपने नाम का एक ही सैंपल था यूनिवर्सिटी में। इसकी बात सुनकर क्लास में दबी दबी हंसी की आवाज़ें आने लगी। सर थोड़ा शर्मिंदा हुए। जहरान, मुझे लेट आने की वजह बताओ, या मैं आज या मैं फिर आज करूं प्रिंसिपल से, सर से तुम्हारी कंप्लेन। इस बार सर ने कतरे ज़्यादा गुस्से से कहा। एक्चुअली सर, दूसरे डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट आज सुबह यूनिवर्सिटी आते ही बाइक से गिरकर ज़ख्मी हो गया। मैं इससे ही हॉस्पिटल छोड़कर इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करके आया हूँ। इतने मौतबाना अंदाज में तफसील से बोले गए झूठ पर पीछे बैठे जहरान के दोस्तों के मुंह खुल गए। लेकिन सर इसकी इस नेकी के जज्बे से काफ़ी मुतासर और इसे क्लास में आने की इजाज़त भी दे दी। यार, तुम नताशा को घर छोड़ने गए थे ना? गालिबन इसकी हाई हील की स्टेप्स टूट गई थी। इसकी बैठते ही दोस्तों ने बेचैनी से पूछा, तुम भी ना घामड़ ही रहना। अब ये बात मैं सर को कैसे बताता? अब चुपचाप लेक्चर नोट करो, मुझे भी करने दो। जहरान की बात पर ज़्यादा ध्यान और तो किसी ने ना दिया, लेकिन सामने बैठी दो नीली आंखें बहुत गौर से भी देख रही थी और ध्यान भी इसी की बात पर था। क्लासेस अटेंड करने के बाद वो यूनिवर्सिटी से निकलकर लंबी सड़क पर चलने लगी। स्ट्रीट के दोनों जानिब लंबे दरख्त थे जिनकी छांव में वो चलती हॉस्टल पहुंची। अपने कमरे में आने के बाद इसने कुछ देर आराम किया, फिर फौरन उठकर वॉशरूम चल दी। वापस आकर इसने जोहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज से फारिग होकर वो बाहर हाल में आके खाना खाने के लिए अपना खाना लेकर खामोशी से कोने में बैठकर खाने लगी। हाल में और भी लड़कियां थीं जो आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थीं। वो चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। इसका इरादा कुछ देर आराम करने के बाद अपने नोट्स बनाने का था, लेकिन इसे नींद आ गई। शाम साए गहरे हुए चले थे। वो अपने कमरे की वाहत खिड़की में आकर खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। सारा शहर इस वक्त रोशनी में नहा गया था। नीचे सड़क पर ट्रैफिक अब भी रवा दवा थी। एकदम ही इसका दिल हर चीज़ से चाट हो गया और वो कुर्सी पर आ बैठी। अपने बारे में सोचने लगी। इसकी ज़िंदगी शायद तन्हाई का शिकार थी। ना इसका कोई दोस्त था, ना रिश्तेदार। सारा दिन हॉस्टल का कमरा, खिड़की और पसंदीदा मंजर इसकी पढ़ाई। ज़िंदगी बहुत महदूद डगर पर चल रही थी। वो अपने दिल की बात किसी से भी शेयर ना करती थी। वो बचपन से ऐसी ही थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसके करीब आए, उसे जान लेने के बाद इससे नफरत करने लगे। मगरिब और ईशा की नमाज अदा करने के बाद इसने हाल में खाना खाया, अपने कमरे में आकर मुताला करने लगी। कुछ देर अपनी डायरी लिखने के बाद इसने वक्त देखा, 11 बज गए थे। वो अपने बिस्तर पर लेट गई। हर ख्याल और सोच को अपने ज़हन से छिड़क कर वो सोने की कोशिश करने लगी और इसमें कामयाबी हो गई। जितनी दुआएं आती थीं सब मांग ली हमने। जितने वजीफ़े याद थे सारे कर बैठे हैं। किसी तरह से जी कर देखा है, कई तरह से मर बैठे हैं, लेकिन जाना किसी भी सूरत तुम मेरे होकर ही नहीं देते। फिर सुबह भी अजान की आवाज़ से इसकी आंख खुली। नमाज अदा करने और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद वो खिड़की में आ खड़ी हुई, जहाँ हमेशा की तरह वो दुश्मन जहाँ हर तरफ से बेनियाज अपनी फिटनेस पर फोकस किए हुए था। इस मंजर को अपनी निगाहों के जरिए अपने दिल में उतारने लगी। इसके जाने के बाद वो भी तैयार होकर यूनिवर्सिटी चल दी। यार, कल मैं जल्दी चला गया था, इसलिए कुछ लेक्चर मैंने मिस कर दिए। मुझे नोट्स दे दो कल के लेक्चर्स के। वो पास से गुजर रही थी जब जहरान की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। हमने पहले कभी कोई लेक्चर नोट करके टाइम पे नोट्स बनाए हैं क्या? इसके दोस्तों ने मसनूई हैरत से मजाक उड़ाते हुए पूछा। लेक्चर्स तुम और वो बुरका अवेंजर्स ही नोट करो, क्योंकि तुम दोनों को ही हमेशा क्लास में टॉप करने की फ़िक्र होती है। अपने नकाब की इस तरह से मजाक उड़ाने पर इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो फ़ौरन से लाइब्रेरी में जाकर कतरे अलग से कोने में बैठ गई। अच्छा बस, अगर वो बुर्का करती है तो इसमें तुम लोगों का क्या मसला है? वैसे भी इस्लाम की शहजादियाँ पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। जहरान को अपने दोस्तों का इस किस्म का मजाक एक आंक ना भाता था। इन बातों पर अक्सर आपस में इख्तलाफात रहते। तुझे आज बड़ा इस्लाम याद आ रहा है? नताशा से बात तो ख़त्म हो गई है क्या, जो आज बुर्का एवेंजर्स की साइड ले रहे हो? मैं तुम्हें किसी भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। ऐसा कि वो अपने दोस्तों की बात इग्नोर करता वहाँ से चल दिया, इस नीली आंखों वाली सहरा की तलाश में, क्योंकि इसने सहरा को यहाँ से गुजरते और बातें सुनते हुए देख लिया था। वो इसे तलाश करते लाइब्रेरी आ गया था। इसकी तवक्को के अन मुताबिक वो वहीं किताब को खोले सर झुकाए बैठी थी। एक्सक्यूज़ मी। वो जो सर झुकाए अपना गम कम कर रही थी, इसकी आवाज़ पर चूकी और सवाली नज़रों से इसे देखकर भी निगाहें झुका ली।
मुकाबिल इसकी आंखों में तैरते सुर्ख डोरे देख चुका था। वो एक्चुअली में कल के कुछ लेक्चर्स मिस कर गया था। मुझे इनके नोट्स चाहिए थे। आपके नोट्स क्लास में सबसे बेहतर होते हैं, तो सोचा आपसे मांग लूँ। वो अपने आने की वजह तफसील से बताने लगा। कोई और शख्स होता तो इसे नोट्स देना तो दूर की बात, वो इससे बात तक ना करती, लेकिन सामने खड़ा शख्स इसे हर चीज़ से ज़्यादा कीमती था। सिर्फ वही था इसकी बेरंग जिंदगी में वाहिद एक खूबसूरत रंग। इसने खामोशी से अपनी फाइल सामने बढ़ाकर टेबल पर रख दी। इसे ज़रा ने हैरत से देखा, फिर खामोशी से फाइल उठा ली। बहुत शुक्रिया, मैं कल तक सारे नोट्स कॉपी करवा के आपको वापस कर दूंगा। ठीक है। इससे से ज़्यादा बात वो नहीं कर सकती थी। इतना कह के वो फिर से अपनी किताब की तरफ मतवज्जो होगी। ज़हरा ने यही समझा शायद वो इसके दोस्तों की बात सुनकर गुस्सा हो गई है। मैं कल ज़रूर सॉरी करूँगा। दिल ही दिल में वो सोचते वहाँ से चल दिया। वो नज़रों में मोहब्बत समोई से जाता हुआ देख रही थी और इस खूबसूरत लम्हे को अपनी यादों के पर्दे में महफूज कर रही थी। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी आई, जहरान पहले से ही नोट्स हाथ में पकड़े इसके इंतज़ार में खड़ा था। दूर से इसे देखकर वो इसके पास आया और नोट्स इसकी तरफ बढ़ाए, जिन्हें इसने कांपते हाथों से थाम लिया। ये आपके नोट्स, थैंक यू सो मच। और हाँ, कल के लिए सॉरी, जो भी मेरे दोस्तों ने कहा इसके लिए मैं आपसे माजर चाहता हूँ। जहरा ने सच्चे दिल से इससे एक्सक्यूज़ किया। कोई बात नहीं, मैं अब इन बातों की आदी हो चुकी हूँ। इसने कुछ तलखी और दुख की मिली जुली कैफियत से कहा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जरहान के इतने गैर मुतवक्का सवाल पर वो थोड़ा बुलखला गई। जी, गुंचाए गुल। गुंचाए गुल। इतना कहकर वो रुकी नहीं और वहाँ से आगे बढ़ गई, कहीं वो कुछ और ना पूछ ले। गुंचा गुल जैसा नाम खूबसूरत था, वैसी ही इसकी शख्सियत थी। इसके नाम को अपने लोगों से दोहराता वो खुशी और सरशारी की कैफियत में वहाँ से चला गया। यूनिवर्सिटी से वापस आकर भी वो जरान के बारे में सोचती रही। इसने मुझसे बात की। अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जो दुआ मांगी आपने कबूल कर दी। आप बहुत अच्छे हैं। वो बहुत खुश थी, अपने ख्यालों में हम कलाम भी थी। लेकिन जो अगर इसे कभी तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो क्या वो ऐसे ही बात करेगा? शायद वो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद ना करे। फिर कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी? इससे अपने अंदर से कहीं आवाज़ आई, नहीं, मैं इसे कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी, बल्कि मैं आज के बाद इससे बात ही नहीं करूंगी, सिर्फ इसे देखूंगी। हाँ, ये ठीक है। खुद से बातें करती, तसल्लियाँ देती वो खुद को मुतमिन करने के बाद, तो वो जोहर की नमाज अदा करने लगी। दिसंबर की वो खनक रात थी। कड़ाके की सर्दी में हर मखलूक अपने ठिकाने में दबी बैठी थी। वो परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। आज ऐसे में इसकी खास मुलाजमा भी इसकी परेशानी को समझते हुए इसके कमरे में मौजूद थी। कोठे पर हर तरफ खामोशी का साया सा हो गया था। इन तमाम कमरों में भी खामोशी का सुकूत तारी था, जहाँ कभी दबी दबी सिसकियों सरगोशियों की आहटें सुनाई देती थी। मुजरा हाल भी एक हफ्ते से बंद पड़ा था। जो मुजरे इस हफ्ते हुए थे, वो भी कुछ खास कमाई न कर सके। कोई भी बड़ा आदमी अब कोठे पर दिल बहलाने नहीं आता था। कभी ये कोठा शहर का मशहूर कोठा था, जब वो खुद जवान और हसीन थी। इसके जिस्म में कशिश थी। देखने वालों की आंखें इसके हसीन रक्स और जानलेवा दांव से चंदिया जाती थी। बड़े बड़े उमरा और गुजरा आते और इसकी बोली लगाते। जो सबसे ज़्यादा कीमत देता, वही इसके साथ एक रात गुजारने का हकदार पाता। हफ्ते में 2 दिन वो मुजरा करती। हाल बड़े बड़े अमीर लोगों से खचाखच भरा होता। सारी रात महफिल, शराब और रक्स चलती, जिसमें वो अपने रक्स और अदाओं से देखने वालों के दिल लूटती। लेकिन अब तो वो सब जैसे ख्वाब सा लगने लगा था। वक्त गुजरने के साथ हर चीज़ को जवाल आता है। इसका हुस्न भी अब जवाल का शिकार था। जिस समय वो कशिश ना रही थी, जिससे मर्द इसकी तरफ माइल होते थे। रक्स तो इसने बहुत पहले छोड़ दिया था। अब इसमें इतनी सकत नहीं रही थी कि वो पूरी रात नाचती। इसी वजह से यहाँ अमीर लोगों का आना जाना कम हो गया था। शुरू शुरू में कोठे की दूसरी तवाइफों ने बहुत कोशिश की इस कोठे की शान और शौकत बरकरार रखने की, लेकिन आने वाले मर्दों को वो हुस्न और अदाएं इन तवाइफों में ना दिखती थी जो हसीना बेगम में थी, क्योंकि वो एक पैदाइशी तवाइफ थी। जब से हसीना बेगम की माँ शबनम बेगम ने वफात पाई थी, तब से कोठे के सारे मामलात हसीना बेगम ने संभाल लिए थे। बचपन से इस माहौल में रहने की वजह के बायस इसमें तवाइफ ज़ादियों जैसे अदब व अदाब व दिल को लुभा लेने वाली अदाएं पुख्ता हो चुकी थी। हजूर, आप आराम फरमा लीजिए। रुखसाना बेगम, जो कब से हसीना बेगम को परेशानी से टहलते देख रही थी, बोली। हम कैसे आराम फरमा लें? कितने दिन से काम बंद पड़ा है। अब हम तो रहे इस उम्र में मुजरा करने से रकम कम होती जा रही है, जमा पूंजी भी खर्च हो रही है।
जो तवाइफें मौजूद हैं वो छोटे मोटे मर्दों के दिल तो बहला लेती हैं, लेकिन अमीरजादों के नहीं, जिनकी नज़रें हमेशा हीरे पर होती हैं। वो परेशानी से गुस्से के मिले जुले तासरात के साथ कहने लगी, हमें बताएं, क्या आज कोई आया है? वो अपना रुख रुखसाना बेगम की तरफ करके पूछने लगी, जी हुजूर, आज कुछ लड़के आए थे, लेकिन इन्हें मामूली सी सालगिरह की तकरीब में रक्स करने के लिए लड़की दरकार थी, तो हमने शनीला बाई को भेज दिया। कुछ रकम वो पेशगिता कर गए हैं और कुछ शनीला बाई अपने हमरा लेती आएंगी। रुखसाना बेगम ने सर झुकाकर कहा, आहा, कभी वो वक़्त भी था हम इस तरह के मंचले और आवारा लड़कों को अपने कोठे की गली में भी नहीं भटकने देते थे, और आज वो हमारे कोठे से सस्ते दामों लड़कियां खरीद कर ले जाने लगे। इसने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, जी हजूर, दिन ब दिन कोठे की कमाई में कमी आती जा रही है। यही हालात रहे तो खाने के भी लाले पड़ जाने हैं। पैसे के बगैर तो सांस लेना भी दो भर हो जाता है। एक तवाइफ के लिए तो पैसा ही सब कुछ होता है। रुखसाना बेगम ने फिक्रमंदी से कहा, हम जल्द ही इसका कुछ हाल निकालेंगे। हसीना बेगम ने बिस्तर पर दराज होते हुए कुछ सोचकर कहा, हजूर, क्या आप भी वही सोच रही हैं जिसकी सलाह हमने बहुत पहले दी थी आपको? रुखसाना ने खोजती नज़रों से देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल ठीक सलाह दी थी। इस कोठे को चलाना इन मामूली तवाइफों के बस की बात नहीं, इसे कोई पैदाशी तवाइफ ही चला सकती है। अब आप जाए, हम आराम करना चाहते हैं, कल इस मौजू पर बात करेंगे। रुखसाना बेगम को तसल्ली में जवाब देकर उसने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। रुखसाना बेगम भी खुशी से झूमती कमरे से बाहर निकल गई। आज बहुत दिन बाद इन्हें भी सुकून की नींद आएगी। हम बड़े नाज से आए थे तेरी महफिल में, क्या खबर थी कि लब्बे इजहार पे ताले होंगे। अगले दिन गूंचा गुल जब यूनिवर्सिटी की, जैसा इसने सोचा था और अहद किया था, वैसा ही इस पर अमल भी किया। वो जहरान पर सरसरी सी निगाह डालकर आगे बढ़ गई। जहरान ने भी ज़्यादा तवज्जो ना दी। वो भी आज सारा दिन बुझा बुझा सा रहा। इस बात को गुंजा ने भी नोट किया, लेकिन वो इससे बेचैनी की वजह पूछने की हिम्मत नहीं रखती थी। इसने चुपचाप अपनी सारी क्लासेस अटेंड की और हॉस्टल वापस आ गई। कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। वो अपने दिल को वो समझाती जो हर वक्त जहरान के नाम का ही कलमा पढ़ने पर मजबूर करता था। इसने हमेशा की तरह खिड़की में जाना भी छोड़ दिया था। गोया वो अपने दिल और मोहब्बत पर जबर करने लगी थी। अपने दिल के हालात और तड़प से तंग होकर वो रोने लगती और अल्लाह से दुआ करने लगी। वो जयनमाज पर बैठी दुआ कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जयनमाज तय करने के बाद साइड टेबल पर रखा दरवाज़ा खोला, जहाँ हॉस्टल की वार्डन खड़ी थी। गुंजा गुल, आपके लिए फ़ोन आया है, जाएं ऑफिस में और बात करें। जी मैम। ताइदी अंदाज में सर हिलाकर वो ऑफिस की तरफ चल दी। जहरान का आज सारा दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा था। इसकी कज़न इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना था, जिसकी सारी जिम्मेदारी से सौंपी गई थी। अलीशा के साथ यूनिवर्सिटी में कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद वो अलीशा को यूनिवर्सिटी से महलिक हॉस्टल में छोड़ने आ गया। हॉस्टल के मालिक को इसके वालिद जानते थे, इसलिए चौकीदार को हवाला देकर वो आसानी से अपनी कज़न के साथ हॉस्टल के अंदर चला गया। अलीशा को रूम के बाहर छोड़ के से ज़रूरी हदायत और ख्याल रखने की ताकीद करके वो वार्डन से मिलने ऑफिस चला गया। जब वो ऑफिस में दाखिल हुआ, वहाँ कोई भी नहीं था। अलबत्ता एक लड़की किसी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। इसके लंबे सुनहरी बाल इसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। जहरान को एक अनजानी सी कशिश इस लड़की से महसूस होने लगी, लेकिन वो ऑफिस से बाहर आ गया और इधर ही खड़े रहकर वार्डन का इंतजार करने लगा। वो अपनी माँ से बात कर रही थी, जो इसे कल ही कुछ दिन के लिए घर आने का बोल रही थी, क्योंकि हवेली में कोई तकरीब थी जिसमें इसकी शिरकत ज़रूरी थी। लेकिन वो इन तकरीबात वगैरह की आदी ना थी, हमेशा इनसे दूर रहती थी। इसलिए वो अपनी माँ से कहने लगी वो छुट्टियों में घर आएगी और हमेशा की तरह गाँव वाले घर रहेगी। लेकिन इसकी माँ बात मानने से इनकारी थी। अपना हुक्म सुनाकर खटक से फ़ोन बंद कर दिया। गुंजा गुल मायूसी से मुंह लटकाए कुछ पल फ़ोन को घूरती रही, फिर फ़ोन रखकर ऑफिस से बाहर आ गई। दाएं तरफ मुड़ती राहदारी में वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। रास्ते में खड़े शख्स पर इसकी अचानक निगाह उठी। एक लम्हे के लिए वो घबरा गई, लेकिन अगले ही पल वो तेज़ी से वहाँ से भागी और अपने कमरे में आकर ही दम लिया। ये क्या हो गया, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? वह खुद से उलझती और सवाल पूछती। इसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, कुछ देखे जाने के डर से और कुछ चोरी पकड़े जाने का खौफ से। लेकिन वो मुझे कैसे पहचानेगा? बिना हिजाब किसने मुझे देखा नहीं, खिड़की में भी इतने दूर से वो मुझे नहीं पहचान सकता। आज तक ना ही इसने मुझे तवज्जो दी है। वो सख्त परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रही थी, लेकिन इस बात पर इसे इत्मीनान आ गया कि वो इसे नहीं पहचान सकता। अपनी तरफ से वो खुद को बहुत ज़हीन तस्वर कर चुकी थी और अपनी जहानत पर मुस्कुराने लगी। एक लड़की, कली जैसी, चांद के वर्ग जैसी, सोने की डाली जैसी एक लड़की, चंबेली सी, रंगों की तरह खुशबू की सहेली सी एक लड़की, गुलाबों सी, वो बर्फ़ के मौसम में हंजा के शराबों सी, वो नामो नज़ाकत का
وہ نام نزاکت کا، الٹ سی جوانی پر جوبن تھا قیامت کا، موسم کی ادا جیسی، سورج کی کرن جیسی، ریشم و ملائم جیسی، مخمل کے بدن جیسی، وہ دوست کتابوں کی تھی دن کے اجالے میں، وہ رات سوابوں کی، کیا جانے بستی میں اب چاندنی رہتی ہے کسی چاند کی بستی میں۔ دوسری طرف زہران کی حالت غنچہ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ آفس سے نکلتی لڑکی پر جب اس کی غیر عادی نظر اٹھی وہ پلکیں چپکانا بھول گیا۔ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی انسان نہیں سنگ مرمر کی مورت لگتی تھی۔ سنہری لمبے بال، بڑی بڑی نیلی جھیل جیسی گہری آنکھیں تھی، رنگت سنگ مرمر جیسی صاف شفاف تھی۔ اس کے چہرے پر نوکھا سا نور تھا جو اسے اور بھی زیادہ پرکشش بنا رہا تھا۔ بنانے والے نے اسے بہت ہی فرصت میں سوچ کر خوبصورت اور حسین تر بنایا تھا۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا اس کام کو بھول کر ہاسٹل سے باہر آ گیا اور اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن اب بھی یہی سوچ رہا تھا۔ کھڑکی میں روز آنے والی لڑکی جو دنیا کی ہر چیز سے بے خبر ہو کے صرف اسے تکتی تھی، اور یونیورسٹی میں خیالوں میں ڈوب کر اسے دیکھنے والی لڑکی غنچہ گل، دونوں ایک ہی تھیں، اور وہ یہی حسن کی دیوی تھی جو آج اس کے سامنے آئی تھی۔ کچھ اس کے دل کو یقین تھا اور کچھ غنچہ نے گھبرا کر بھاگ جانے والی حرکت سے اس کے یقین پر پکی مہر ثابت کر دی تھی۔ جس لڑکی کے لیے وہ اتنے دنوں سے بے چین تھا وہ آج کل کھڑکی میں آنا بھی چھوڑ گئی تھی۔ آخر کار زہران احمد نے اسے تلاش کر ہی لیا۔ اس کامیابی پر خوش ہو کر اس نے دھیمی آواز میں رومانی گیت پلے کیا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ زہران کا گھر یونیورسٹی کے نزدیک ہی سوسائٹی میں تھا۔ اس کے گھر کے نزدیک ایک پارک تھا جہاں وہ روزانہ صبح 6 بجے نماز کے بعد جاگنگ کرنے جاتا۔ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ جاگنگ کے دوران اس نے ادھر ادھر جائزہ لیتے ہوئے یہ بات نوٹ کی کہ کچھ دن سے یونیورسٹی روڈ پہ موجود گرلز ہاسٹل کی کھڑکی سے کوئی لڑکی سے دکھتی ہے۔ وہ لڑکی روزانہ اس کے پارک آنے والے ٹائم کھڑکی میں آتی ہے اور اس کے واپس جانے تک ہر طرف سے بے خبر ہو کر صرف اسے تکتی رہتی ہے۔ دور سے وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا وہ کیسی ہوگی، اتنا اس کے کہ سنہری بال کبھی کبھی نظر آ جاتے تھے۔ پھر اچانک سے اس لڑکی نے کھڑکی میں آنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے زہران کا دل بے چین رہنے لگا۔ انہی دنوں اس کی ایک دو بار بات غنچہ گل سے ہوئی، لیکن مکمل حجاب ہونے کی وجہ سے وہ صرف اس کی آنکھیں دیکھ سکتا تھا جو نیلی تھی۔ اس نے بہت بار یہ نوٹ کیا کہ نقاب میں چھپی لڑکی اکثر بے خیالی میں ہی اسے دیکھتی رہتی ہے اور یہ بات کرنے پر گھبرا جاتی ہے۔ جب وہ اپنی کزن کے ساتھ ہاسٹل گیا وہاں آفس میں موجود لڑکی کے بال بھی کھڑکی میں کھڑی ہونے والی لڑکی ہی جیسے تھے۔ اس کے گھبرانے کا انداز غنچہ گل جیسا تھا۔ آنکھیں بھی غنچہ گل کی آنکھوں سے ملتی تھیں جس سے زہران کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا حیا کے پردے میں لپٹی اس لڑکی سے زہران کو محبت ہو گئی ہے۔ جو لڑکی سے بات کرنے سے گھبراتی تھی اس سے اپنے دل کی بات کیسے کی جاتی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا اسٹڈیز ختم ہونے کے بعد وہ غنچہ گل سے بات کرے گا، پھر اپنی ڈیڈی سے بات کرے گا اور اس کی پسند کو ضرور سراہیں گے۔ وہ تھی ہی سراہے جانے کے قابل۔ وہ فیصلہ کر کے بہت مطمئن ہو چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا تقدیر کے فیصلے انسان کے فیصلوں سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ کلاس میں زہران کی نظر بار بار غنچہ پر ہی جا رہی تھی جنہیں محسوس کر کے غنچہ بہت پزل ہو رہی تھی۔ اب تو کوئی شک کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ اس کی نظروں میں پسندگی کا عنصر وہ نمایاں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اسے اپنی طرف سے کوئی امید دلانا نہیں چاہتی تھی، جبکہ دوسری طرف زہران کی تو آج ٹون ہی بدلی ہوئی تھی۔ اس کا دل ایک نئی لے پر دھڑک رہا تھا۔ کمی بس اس بات کی تھی کہ اسے غنچہ سے بات کرنی تھی۔ اس سے سنگ مرمر کی یہ مورت بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ سارا دن اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتا رہا، جبکہ غنچہ گل اس سے کتراتی ہوئی کوئی بھی موقع دیے بغیر ہاسٹل واپس آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کچھ دیر ستانے کے بعد نماز پڑھی، پھر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اپنی ماں کے بھیجے ہوئے ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا آج کھانا کھانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس جگہ سے نفرت تھی۔ وہ ایک لمحہ وہاں نہیں گزار سکتی تھی۔ یہاں تو 3-4 دن گزارنے کا حکم دیا گیا تھا اس کی ماں نے، اور وہ اپنی ماں کے حکم کی مخالفت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کے بھنور میں ڈوبتی جا رہی تھی کہ اچانک ہونے والی دروازے کی دستک پہ چونکی۔ ہاسٹل کی ملازمت دروازے پر کھڑی تھی جو اسے اطلاع دینے آئی تھی کہ اس کے گھر سے اسے لینے آئے ہیں۔ جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس۔ ناچار اپنا عبایا اوڑھ کر نقاب ٹھیک کیا، اپنے مختصر سامان کا سوٹ کیس اٹھا کر آفس آ گئی۔ جہاں وارڈن کے سامنے بیٹھا ڈرائیور اس سے کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ سلام بی بی جی۔
ऊंचा को देखते ही सलाम झाड़ने लगा। बेगम साहबा ने कहा है कि आपको जल्दी लेकर हवेली पहुंचूं। जी चलिए, इसने बेजारी से जवाब दिया। ड्राइवर इसका सूटकेस उठाकर आगे चलने लगा। वो भी इसके पीछे धीमी चाल चलती हुई हॉस्टल से बाहर आकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। डूबते दिल के साथ इसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें इसने अपनी उंगलियों से साफ साफ करके आंखें मूंद ली। बंद आंखों के पीछे जहरान के चेहरा लहराया। एक बार फिर इसका दिल दुखने लगा। वो जिसको देखकर जितनी जीती थी, इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जहरान की मोहब्बत का जो नन्हा पौधा इसने अपने दिल की सरजमीन पर उगाया था, आज वो पौधा तनाव दर्द की शक्ल अख्तियार कर चुका था, जिसकी जड़ें बहुत मजबूती से इसे जकड़े हुए थी। सारे रास्ते वो इसे याद करके दुखी होती रही, खुद को तसल्ली देती रही। 2-3 दिन बाद वापस आकर इसे देख लूंगी। अपने दिल को मुतमिन करके उसने आंखें फिर से मूंद ली और सर बैग से टका लिया। तवील सफर के बाद वो हवेली पहुंच गई थी। गाड़ी महसूस गली में दाखिल हो चुकी थी। वो आज से पहले कभी यहाँ नहीं आई थी और ना आना पसंद करती थी। हवेली बहुत खूबसूरत और शानदार थी, लेकिन इसकी शोहरत शानदार नहीं थी। हवेली की तर्ज पर बनी इस इमारत को कोई भी हवेली नहीं कहता था, बल्कि ये वो जगह थी जो कोठा कहलाती थी, जहाँ दिन सोते और रातें जागती थी। गली में जगह जगह फूलों, गजरों, मुख्तलिफ बनाव श्रृंगार और घुंघरू की दुकानें थी। इन सब चीज़ों की फरोख्त के लिए इस जगह से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती थी। वो ये सब हैरत से देख रही थी और दिल में तौबा भी कर रही थी। गाड़ी हवेली के अंदरूनी हिस्से में जाकर रुकी। एक मुलाजमा ने गाड़ी का दरवाज़ा इसकी तरफ वाला दरवाज़ा खोला। भूख और थकन से इसका बुरा हाल था। हसीना बेगम को भी इसके आने की इत्तला दी जा चुकी थी। हवेली की बड़ी बड़ी दीवारों, बालकोनी और खिड़कियों से झांकती लड़कियां से हैरत से दिखती और आपस में सरगोशियां करती। जब वो हाल में दाखिल हुई, चंद लड़कियों ने इस पर फूल फेंके और हसीना बेगम ने आगे बढ़कर इसके मुंह में मिठाई का टुकड़ा डाला और इसे प्यार से गले लगा लिया। वो एक शौक की कैफियत में सबको देख रही थी। अपने इतने अच्छे इस्तकबाल पर वो हैरान और परेशान थी। हसीना बेगम इसकी बलाएं लेती ना थक रही थी। बार बार इस पर सदका वारी जाती। इसे ले जाकर एक तख्त पर बैठाया और इसके लिए जूस मंगवाया। जूस पीने के बाद इसके असाब थोड़े बहाल हुए तो इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, जहाँ सब लड़कियां इसे अजीब अजीब नज़रों से तक रही थी। वो कहीं से भी इस माहौल का हिस्सा नहीं लग रही थी। वो अब भी अबाया पहने हुई थी। इन सब के चेहरे मेकअप से भरे हुए थे और लिबास सादे थे, कुछ के तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर थे। हसीना बेगम ने कुछ नागौरी से इसके बुरके को देखा। पूछा, बेटा इसका काले लबादे को उतार दीजिए। पूछा, बेटा इस काले लबादे को उतार दीजिए। अब आप यहाँ महफूज हैं और यहाँ कोई मर्द भी नहीं है, सब औरतें हैं। वो जो चुप और बेजार बैठी थी, इधर उधर देख रही थी। अपनी माँ की बात सुनकर इनकी तरफ मतवज्जो हुई। अम्मी जान, इधर कैसे? मेरा मतलब है आप मुझे मेरा कमरा दिखा दें, मैं उधर ही बुर्का भी उतार दूंगी, आराम आराम करूंगी। हसीना बेगम ने इसकी बात पर चंद लम्हे को सोचा, फिर से गोया हुई। ठीक है, हम आपको आपके कमरे में पहुंचा देते हैं, आप कुछ देर आराम करके आ जाएं सबके साथ खाना खाने। इन सब लड़कियों के साथ खाना खाने का सोचकर ही वह परेशान हो गई थी, लेकिन फिलहाल अपनी माँ का हुक्म मानने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। नगीना बाई हसीना बेगम की नगीना बाई हसीना बेगम की पुकार सुनकर एक लड़की फौरन इनके नज़दीक आई और मुअद्दबाना अंदाज में खड़ी होगी। जी हसीना बेगम, हुक्म कीजिए। जाइए, गुंजा गुल को इनकी आरामगाह में ले जाएं। कुछ देर आराम करने के बाद इनको तैयार करके दस्तरखान पर लाना आपकी जिम्मेदारी है। जी हजूर, हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर वो लड़की गुंजा गुल के करीब आई। आइए गुंजा बेगम, हम आपको आरामगाह में लिए चलते हैं। वो भी इसके बेगम कहने पर ही हैरान हो गई थी। फौरन से वहाँ से उठी, कहीं इसकी माँ कोई नया हुक्म ना सादर कर दे, और नगीना बाई के साथ एक कमरे में आ गई। कमरा खूबसूरती से सेट किया गया था। कमरे के वस्त में जहाजी साइज बेड था, जिसके दाएं तरफ सोफे और बाएं तरफ श्रृंगार मेज रखा था, जिस पर बनाव श्रृंगार का बहुत सामान पड़ा था। जमीन पर बेशबहा कीमती कालीन बिछा था। वो कमरे को स्ताश भरी नजरों से देखने में मसरूफ थी। नगीना बाई के बोलने पर वो चूकी। हजूर आप आराम कीजिए, हम कुछ देर बाद आएंगे आपको तैयार करने। नहीं, मेरे पास आराम के लिए बहुत वक्त है। फिलहाल मैं अपने सफ़र में कज़ा होने वाली नमाजें पढ़ूंगी। इसकी बात सुनकर अब हैरान होने की बारी नगीना बेगम की थी, क्योंकि हसीना बेगम नमाज तो दूर की बात, कलमा भी दिन में एक बार मुश्किल से ही पढ़ती थी। इन्हीं की बेटी नमाज की इस कदर पाबंद, बात कुछ हजम ना हो रही थी, लेकिन वो कुछ सोच कर ही दिल में मुस्कुराई। शुरू शुरू में सब ऐसी होती हैं, पर्दे में लिपटी हुई हाजर नमाजन। नगीना इन्हीं बातों को सोच कर दिल ही दिल में इसका मजाक उड़ाने लगी। इतनी देर में गुंजा वजू करके करने चली गई थी। इसके सवाल करने पर नगीना हैरत ज़दा हो गई। अब क्या बताती कि इससे ये कोटा है, कोई मस्जिद यहाँ
आलम का घर नहीं। यहाँ मौसीकी के आलात तो मिल सकते हैं लेकिन जाए नमाज नहीं। जी जी हम अभी लेकर आते हैं, वो हल्का कर बोली और जाने ही लगी थी कि गुंजा गुल की आवाज़ पर फिर से पलटी। रहने दें आप, शायद इसे भी अंदाज़ा हो गया था। मेरे बैग में रखा है, आपको खामख्वाह तकलीफ में डालना अच्छी बात नहीं। इतना कहकर अपने बैग से जायनमाज निकालने लगी। नगीना की नज़र इसके बैग में मौजूद सामान पर गई, जहाँ 2-4 जोड़े कपड़ों के थे और वो भी बहुत पुराने और आम से। ज़्यादा तो किताबें ही थी। वो अब नमाज पढ़ने में पूरी तरह गुम हो चुकी थी, जबकि नगीना कुछ हैरत और कुछ फिक्र के मिले जुले तासरात के लिए अपने कमरे की जानिब चल दी, जहाँ दूसरी तवाइफों ने खुशगपियों की महफिल लगाई हुई थी। आ गई हैं आप नगीना बाई, हमारे पर्दे में लिपटी हुई मुस्तकबिल की मलका तवाइफ को इनकी आरामगाह में पहुंचा के शैलाबाई ने मजाक उड़ाने वाले तंजिया लहजे में पूछा। नगीना कुछ भी बोले बगैर एक कोने में जाकर बैठ गई। हमें नहीं लगता गुंजा बेगम एक अच्छी मलका तवाइफ बन पाएंगी, एक और लड़की ने लुकमा लगाया। शुरू शुरू में तो सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं जब यहाँ आती हैं। नगीना बाई ने भी अब वो गुफ्तगू में हिस्सा लिया। लेकिन वो कोई मामूली तवाइफ नहीं बल्कि मलका तवाइफ बनेंगी, और हमें नहीं लगता वो एक अच्छी तवाइफ बन सकेंगी। अल्लाह तौबा, 2 अल्फाज से ज़्यादा बोलने पर भी इनका हलक दर्द करने लगता है। इन्हें देखकर तो हमें ऐसा मालूम हो रहा है इस कोठे की जो थोड़ी शान बची है वो भी नहीं रहेगी। सोबे बाई ने तफसील से अपनी राय का इजहार करते हुए कहा। और नहीं तो क्या, हमने भी कहा था हमें बना दे मलका तवाइफ, हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं। लेकिन हसीना बाई को इस गद्दी के लिए अपनी बेटी से ज़्यादा बेहतर कोई और लड़की नहीं मिली। शायद भूल रही हैं आपको इस मुकाम के लिए पहले ही नाअहल करार दिया जा चुका है, क्योंकि आप में भी वो सब खूबियाँ नहीं हैं जो इस कोठे की शान और शौकत को फिर से लौटा सके। नैना बाई ने शैला बाई पर भरपूर चोट करते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? शायद आप भूल रही हैं कि इस कोठे को जो थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है वो हमारी ही बदौलत है, वरना अब तक आप सब सड़कों पर खड़ी होकर गाहक ढूंढ रही होती। शैलाबाई का गुस्से से पारा हाई हो चुका था। इन्हें बात बुरी लग गई थी। अच्छा बस करें अब लड़ना बंद करें और बाहर जाके खाने के इंतजाम देखें, हम भी आते हैं गुंजा बेगम के साथ। नगीना बाई ने बात को बिगड़ते देखकर हुक्म सादर किया। चूंकि वो सब तवाइफों में बड़ी थी, इसलिए इसकी बात का एहतराम किया जाता और हुक्म भी माना जाता। वह नमाज से फारिग होकर तिलावत कुरान मजीद में मशगूल थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दुरानी बातें थे, इस तरह के खलल इसे नागवार तो लगी, लेकिन बर्दाश्त के घूंट पी गई। जी आ जाए अंदर। अंदर आने की इजाज़त देकर वो सोफे से उठी और अपना छोटा सा कुरान पाक चूम कर एहतियात से संभालने लगी। ये कुरान मजीद वो हमेशा अपने पास रखती थी। अंदर आने वाली लड़की वही नगीना थी जो उससे पहले छोड़कर गई थी। जरूर खाने का बोलने आई होगी, इसने दिल में सोचा। आइए गुंजा बेगम, हम आपके लिए आइए गुंजा बेगम, हम आपके लिए लिबास का इंतखाब करके आपको तैयार कर देते हैं। सब आप ही का बेसब्री से इंतज़ार फरमा रहे हैं। नगीना बाई ने खुश दिली से इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं जल्दी से कपड़े तब्दील करती हूँ, आप बस 5 मिनट इंतज़ार करें। जाबन वो मुस्कुराकर कहने लगी। गुंजा की बात सुनकर नगीना के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, लेकिन वो फिर से मसनूई मुस्कुराहट सजा के से समझाने लगी। गुंजा बेगम, हसीना बेगम आपके आने से कबल ही बहुत से लिबास और बनाव श्रृंगार का सामान खरीद चुकी हैं। अब से आप वही पहनेगी। अम्मी जान की चॉइस तो हमेशा से बहुत हैवी ड्रेसेस होते हैं, मैं ना वो पहनती हूँ और ना ही पसंद करती हूँ। उसे तहम्मुल से जवाब दिया और अपने कपड़े जो बैग से निकाल चुकी थी इनको तब्दील करने वॉशरूम जाने लगी। जब हसीना बाई फिर से रास्ते में आई, उसे कंधों से थाम कर अलमारी के पास ले गई। ये हसीना बेगम का हुक्म है, हम इनके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। हम आपके लिए कदरे हल्के लिबास का इंतखाब करेंगे, लेकिन खुदारा आप हमारी बात मान लीजिए, इसी में हम दोनों की भलाई है। वो इल्तिजाई अंदाज अपनाकर इसे समझाने लगी। गुंजा गुल के चेहरे पर परेशानी के असरार साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वो समझ गई थी कि बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, आप करें पसंद, लेकिन बहुत हैवी ड्रेस ना हो। बेदिली से हामी भरकर एक साइड होकर खड़ी हो गई। नगीना ने हल्के काम वाला सफ़ेद रंग में अनारकली फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पसंद करके दिया और लिबास तब्दील करके आई और आईने में अपना अक्स देखने लगी। लिबास भी इसकी रंगत जैसा था, गले और आस्तीन पर इंतहाई नफीस काम था। ये लिबास आप पर बहुत जच रहा है। नगीना इसे अस्ताशी नज़रों से देखकर तारीफ करने लगी, जिस पर इसने होले से मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। फिर इसके नाना करने को नज़रअंदाज करके इसे हल्का मेकअप किया और हल्की नाजुक जोड़ी पहनाकर ही सुकून का सांस लिया। खूबसूरत तो आप थी ही, लेकिन ज़रा से बनाव श्रृंगार ने आपको और हसीन बना दिया है। वो दिल खोलकर इसकी तारीफ करने लगी, जिससे गुंजा गुल थोड़ी पुरसुकून हो गई, वरना इसे इनको सब चीज़ों से कोफत हो रही थी।
चलिए गुंजा बेगम जल्दी बाहर चले, दस्तरखान लग चुका है और हसीना बेगम हमारा इंतजार कर रही हैं। तेज तेज बोलती हुई उसका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में ले आई, जहाँ वाकई सब लड़कियां इसी का इंतजार में बैठी थी। दस्तरखान पर भी हर किस्म के खाने लगा चुके थे। कुछ तो वाइफें इसे हसद और कुछ इसे सताइशी नजरों से देखने लगी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए आपको, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हैं आप। रुखसाना बेगम ने लहजे को मीठा बनाते हुए गुंजा की बलाई ली। हसीना बेगम भी इसे सताशी नज़रों से देखकर खुश हो रही थी। वो सबकी इस तरह देखने और तारीफ करने से नर्वस हो रही थी। एक जगह सिकुड़ कर बैठ गई। हसीना ने सबको खाना शुरू करने का हुक्म दिया। गुंजा को बहुत भूख लगी थी, वो भी ध्यान से खाने के साथ इंसाफ करने लगी। खाना इंतहाई खुशगवार माहौल में खाया गया। खाने से फारिग होकर कुछ लम्हे बाद हसीना बेगम ने रुखसाना बेगम को आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया। वो भी फौरन इशारा समझकर वहां से चल दी। वापस आकर घुंघरू फूलों और मिठाई से सजा थाल लाकर तख्त पर रख दिया। ये चीजें देखकर सब तवाइफें भी इनकी तरफ मतवज्जो हुई। गुंजा भी तख्त पर बैठी ये सब हैरत से देख रही थी। हसीना बेगम अपनी साड़ी का पल्लू संभालती खड़ी हो गई, गला खंगाकर सबको अपनी तरफ तवज्जो दिलाई। हम सबके यहाँ जमा होने का खास मकसद है, आप सब जानती हैं कुछ अरसे से कोठा वीरान हो गया है। दिन ब दिन शान में कमी आ रही है। कोठे के मामलात को खुशसलूबी से चलाने के लिए मलका तवाइफ बहुत अहमियत रखती हैं और हमारी नज़र में मलका तवाइफ बनने के लिए हमारी बेटी गुंजा गुल से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकती। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम जल्दी ही गुंजा को सब आदाब सिखाएंगे और इनकी रोनमाई की तकरीब मुनक़द करवाना चाहते हैं। गुंजा जो चुप बैठी थी अपनी माँ की बात सुन रही थी। इनका अपने बारे में किया गया फैसला सुने सन्नाटे में आ गई। हसीना बेगम आगे भी बोल रही थी, लेकिन इसका दिमाग तो लफ्ज़ तवाइफ में ही अटक गया था। रुखसार बेगम वो थाल तख्त से उठा के इसकी तरफ आई। वो एकदम से उठ खड़ी हुई और थाल को हाथ मारकर दूर फेंक दिया। इस अचानक रद्द-ए-अमल पर सब घबरा गई। वो अपनी माँ के मुकाबले आ खड़ी हो गई। क्या कर रही हैं ये आप? ऐसा नहीं हो सकता। आपने सोचा भी कैसे मैं तवाइफ बनूंगी? क्या इस दिन के लिए पढ़ाया आपने मुझे? और आपने इस तकरीब के लिए मुझे बुलाया था, वो भी धोखे से मेरी इज्जत का जनाजा निकालने की तकरीब रखी है आपने। वो गुस्से और सदमे से ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। सब तवाइफें तमाशा देख रही थी। चटाक थप्पड़ की आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। वो अपना गाल पर हाथ रखे हैरत और सदमे से अपनी माँ को देख रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि हमेशा इस जगह से दूर रखने वाली इसकी माँ ने आज इसी जहन्नुम में झोंकने के लिए इस पर हाथ उठाया। हमारे सामने ज़बान चलाती हैं, हमें बुरा बोल रही हैं, अदब व आदाब भूल गई हैं आप। ले जाइए इन्हें हमारी नज़रों के सामने से और अक्ल ठिकाने आने तक कमरे में बंद कर दीजिए। हसीना बेगम गुस्से में धारने से कोठे की दरो दीवार काम कर रह गए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे वापस हॉस्टल भेजे। नगीना बाई से घसीटती हुई वहां से ले जाने लगी। बाकी सब तवाइफें भी हसीना बेगम के रद्द-ए-अमल से सहम गई और अब ये सोच रही थी कि गुंजा गुल के साथ क्या होने वाला है। हसीना बेगम को पहले से अंदाजा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए इसने पहले ही गुंजा गुल को बुला लिया था। वो गुस्से में दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद कर दिया। चलो लड़कियों, क्या तमाशा देख रही हो? सब अपने अपने कमरों में जाओ। रुखसाना बेगम ने ताली बजाकर सबको जाने का हुक्म दिया। फौरन सब वहां से चल दी। नगीना बाई ने इसे कमरे में धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कितनी ही देर दरवाज़ा पीटती रही, रोती रही, मिन्नतें करती रही इसे जाने दें, लेकिन वहाँ इसके सुनने वाला कोई ना था। थक हार कर वह ज़मीन पर बैठ गई, फिर उससे रोने लगी। इसे अपनी माँ के इरादे सुनकर बहुत दुख हुआ। वो ये तो जानती थी कि इसकी माँ क्या करती है, लेकिन ये सोचकर वो हमेशा इनके हर हुक्म को मानती रही। वो इसे इस जहन्नुम से दूर रख रही है, इसे अपने जैसा नहीं बनाना चाहती। इसे अब समझ आया था कि वो इसे भी अपने जैसा बनाने के लिए वो सही वक़्त का इंतज़ार कर रही थी। वो दरवाजे के पास ही बैठी रही। दिन से शाम और शाम से रात हो गई, कभी कोई भी ना आया। इस दौरान कई मर्तबा इसने दरवाज़ा बजाया, शायद किसी को रहम आ जाए, कोई तो इसकी मदद करे, लेकिन वहाँ सब इस जैसी मजबूर इंसान थी जो इसकी माँ के हुक्म पर चलती थी। काफ़ी देर बैठे रहने से इसे नींद आने लगी। न जाने रात के किस पहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसकी आंख खुली। अंदर आने वाली इसकी माँ ही थी, जिसे देखकर इसने अपना मुंह नहूत से दूसरी तरफ मोड़ लिया। रुख मोड़ लेने से हमारा इरादा नहीं बदल जाएगा, हम जो कह चुके हैं वही होगा। हसीना बेगम इसके पास ही बैठकर बोलने लगी। हमने आपको पढ़ाया लिखाया और इस जगह से दूर इसलिए रखा ताकि हम आप हमसे बेहतर इस कोठे को संभाल सके। माँ की बात सुनकर गुंजा ने अपनी माँ की तरफ देखा और परेशानी से कहा, जब आपने मुझे इस गंदगी में ही फेंकना था और तवाइफ ही बनाना था तो पहले ही ये सब कर देती। आज जब मैं पढ़कर बाशोर हो गई, इस जगह को अच्छी तरह पहचान गई, तो अब आप ऐसा कर रही हैं। आप ऐसा नहीं करेंगी अम्मी जान, मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली है, इसके बाद मुझे कहीं भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप भी ये सब छोड़ दें, हम बाकी की ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजारेंगी। अपनी माँ को समझाते हुए इनके हाथ थाम कर उम्मीद से इनकी तरफ देखने लगी।
اس के हाथों को गुस्से से झड़क कर वो खड़ी हो गई। अरे चल आई बड़ी इज्जतदार, अगर मैं आज दुनिया को बता दूं मैं तेरी माँ हूं तो कौन देगा तुझे नौकरी। नौकरी देना तो दूर की बात, तुझ पर थूकना भी गवारा ना करेंगे। वो इंतहाई हकारत से इसकी तरफ देख कर कह रही थी। अपनी माँ का लहजा सुनकर गुंजा गुल ने इंतहा की अजियत और तकलीफ को महसूस हुई। वो जानती थी हसीना बेगम को कुछ भी कहना समझाना बेकार है। हम खाना भिजवा रही हैं, इसे खाकर आराम करें और अच्छी तरह सोच लें। सुबह तक का वक्त है आपके पास, वरना हमें और भी तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। सख्त लहजे में इसे बावर करवा कर वो वहाँ से चली गई। वो माँ की बातें और रवैया याद करके रोने लगी। एक मुलाजमा कमरे में आई और खाना रख कर चली गई। इसने खाने की तरफ देखा तक नहीं। दूर कहीं मस्जिद में अजान की आवाज़ बुलंद हुई। इसने उठकर वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद सर्दे में सर रखकर वो अपने रब से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगी, इसकी हिफाजत फरमाए। नमाज से फारिग होकर वो कमरे का जायजा लेने लगी, शायद भागने का कोई रास्ता निकल आए। एक ख्याल आने के तहत इसने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांका। कमरा ऊपर की मंजिल पर था। नीचे एक तरफ बाग था, दूसरी तरफ शहर में बाहर जाने का दरवाजा था, जहाँ एक चौकीदार नींद से ऊँघ रहा था। कुछ सोचकर इसने खिड़की से बाहर छोटी दीवार पर पाँव रखे। वो एक पाँव आगे और एक पीछे रखकर दीवार का सहारा लेती है, त्यार से इधर उधर देखकर रेंगने के अंदाज में चलने लगी। दीवार के आखिरी सिरे पर पहुंचकर इसने नीचे देखा। एक छोटा सा पाइप था, लेकिन ज़मीन से बहुत ऊंचा था। वो हिम्मत करके इस पाइप के साथ लटक गई। पाइप के आखिर पर पहुंचकर इसे ज़मीन पर छलांग लगा दी। अब सबसे मुश्किल मरहला दरवाज़ा खोलना था। पास बैठा चौकीदार मुकम्मल तौर पर नींद में डूबा हुआ था। वो त्यार से बिना आवाज़ पैदा किए कदम उठाती दरवाजे के पास आई, लेकिन दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा देखकर इसे मायूसी ने आन घेरा। सुबह की रोशनी हर तरफ फैलने लगी थी। अपनी इतनी मेहनत के बाद भी नाकामी देखकर इससे अपना अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। अगर हसीना बेगम को भागने वाली कोशिश का पता चला तो इसका क्या हशर होगा, सोचकर ही इसके रूकंडे खड़े हो गए। वो तेजी से पलटकर बाग की तरफ गिर। इसका इरादा किसी भी चीज़ की मदद से चौकीदार को बेहोश करके गेट की चाबी हासिल करना था। वो इधर उधर नजर घुमा कर कोई भारी चीज़ तलाश कर रही थी कि अचानक इसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। जिस समय से आवाज़ आई थी वो भी इसी तरफ भागी। वहाँ एक छोटा सा कमरा था जो बाग में घने दरख्तों के पीछे किसी को भी नजर नहीं आता था। कमरे की खिड़की बंद थी, लेकिन पुरानी और दीमक लगने की बायस जगह जगह सुराख थे। इसे अंदाजा हो गया था कि यहाँ कोई लड़की है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो सुराख से आंख टका कर देखने लगी। इसकी माँ ने एक लड़की को सख्ती से बालों से पकड़ा हुआ था। बोलो हमारी बात मानोगी या नहीं। मैं नहीं मानूंगी, खुदा के लिए मुझे जाने दो। लड़की रो रो कर रहम मांग रही थी। इसका लिबास फट चुका था और ज़ख्मी हालत से पता चल रहा था इस पर बहुत तशद्दुद किया गया है। ये सब देखकर गुंजा गुल की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, अब हम अपने तरीके से मनवाएंगे अपनी बात। शेरा अंदर आओ। इसकी आवाज़ देते ही एक आदमी अंदर आया। जी बेगम साहबा, ये लो आज रात ये तुम्हारे हवाले है, खूब मज़े लो और अपने तरीके से समझा दो हमारी बात इसको। लड़की को जहराना तरीके से इसकी तरफ फेंक कर वो चली गई। पीछे वो शख्स आंखों में हवस लिए लड़की की तरफ बढ़ा। गुंजा गुल की आंखें अपनी माँ की सफाकियत देखकर फटी की फटी रह गई। इसके लिए अपने पाँव पर खड़े होना मुश्किल हो गया था। वो मरे मरे कदम उठाती बाग से निकल कर इसी पाइप के पास आई। बहुत मुश्किल से इस दीवार का सहारा लेकर वापस जा रही थी। इसका हाथ और बाजू पर खराशें आ गई थी जिनसे खून रसने लगा था, लेकिन अब कमरे में जाना ही मुनासिब था। कमरे में पहुंचकर वो बेड पर बैठ के दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि किसी तरह इस जगह से निकलने का रास्ता बन जाए। 7 बजे के करीब वो मुलाजमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, खाने के बर्तन ले जाने, लेकिन गुंजा ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। वो मुलाजमा बर्तन उठाकर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। मुलाजमा के जाने के बाद इसकी तवक्को के मुताबिक इसकी माँ आई, इसके पास आकर बैठ गई। कई लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। इस खामोशी को हसीना बेगम ने तोड़ा। फिर क्या सोचा आपने? जल्दी बतलाएं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हसीना बेगम का लहजे में किसी भी किस्म की लचक पैदा किए बिना एहसास से आरी हो गई थी। वो चुपचाप अपनी माँ को देखती रही। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगर आपको लगता है खाना ना खाकर इस तरह से टेस्ट पे बहाकर आप यहाँ से चली जाएंगी या हमारा इरादा बदल लेंगी तो ये आपकी खाम ख्याली है। खुदा के लिए मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे जाने दे। वो रो रो कर अपनी माँ की मिन्नतें करने लगी। हम भी आपसे कह रहे हैं कि आप यही काम करेंगे, ये हमारा हुक्म है और आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे हुक्म के खिलाफ जाए। वो सख्त लहजे में से बावर कराती वहाँ से जाने लगी। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों झोंक रही हैं मुझे इस जहन्नुम में? क्योंकि तुम एक तवाइफ की बेटी हो और मत भूलना तवाइफ की बेटी का नसीब भी तवाइफ बनना है। और अब अगर आपने हमारे हुक्म के खिलाफ एक भी कदम उठाया, यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम आपका शेरा से वो हाल करवाएंगे कि आप कभी फरामोश नहीं कर सकेंगी। हमारी नरमी और आयत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएं। हसीना बेगम संग दिल्ली की इंतहा पर उतर आई थी।
इसे इसकी औकात याद दिलाकर चली गई। पीछे वो अपनी माँ के अल्फाजों को सोच रही थी। इससे अपना आप इस लड़की से भी ज़्यादा खतरे में लगा। ये जगह कोई माँ कोई बेटी बनकर नहीं सोचता था, यहाँ सब दिल बहलाने वाली तवाइफें थीं। इसे भी अब यही करना था। न जाने कितना वक्त ऐसे ही बैठे बैठे बीत गया। इसने कल से कुछ खाया भी नहीं था। भूख और नडाली से इससे उठना मुहाल था। जब एक बार फिर दरवाज़ा खुलने आने वाली नगीना बाई थी, जिसे देखकर वो सोचने लगी कि कल तक वो इनसे नफरत करती थी और आज खुद इन जैसी बनने जा रही थी। हुजूर, ये क्या हालत बना ली है आपने? अपनी कमरे का भी क्या हाल कर दिया है? आए हमारे साथ, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। खाना खाकर कुछ देर आराम कर लीजिए। उससे प्यार से पचकारती हाथ पकड़कर उठाने लगी। हसीना बेगम को बुलाकर लाओ, मुझे बात करनी है। इसके हाथ झटक कर खुद खड़ी हुई और आकर बेड पर बैठ गई। जा रहे हैं हम, लेकिन हम आपको बहुत ज़रूरी बात बताने आए थे, बल्कि यूँ कह लें बहुत ज़रूरी कुछ दिखाने आए हैं। गुंजा गुल ने सवाल नज़रों से नगीना की तरफ देखा। इसने बहुत राजदार से इधर उधर देखते हुए अपना गिरेबान से मोबाइल निकाला और इसे खोला। जल्दी से 2-4 बटन दबाए और मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। हसीना बेगम को इनकार करने से पहले ये एक बार देख ले, वो कैसी जालिम औरत है। अब तक आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। वो इसकी बातों से ध्यान हटाती मोबाइल की स्क्रीन को देखने लगी, जहाँ कोई वीडियो चल रही थी। जैसे जैसे वो वीडियो देखती जा रही थी, खौफ से इसके रुकंडे खड़े हो रहे थे। जहाँ स्क्रीन पर वही सुबह वाला मंजर था, वही आदमी एक और लड़की के साथ ज्यादती कर रहा था। एक लम्हे के लिए वो खौफ से काम गई। ये क्या है? वो गुस्से से पूछने लगी। जो भी लड़की यहाँ से भागने या इनकार की कोशिश करती है, हसीना बेगम इसका यही हाल करवा देती हैं। वैसे वो ऐसे बता रही थी जैसे कोई मामूली बात हो। अपनी माँ का भयानक रूप जानकर गुंजा गुल को सही मायनों में इनसे नफरत महसूस हुई। इस इसने गुस्से से मोबाइल दीवार पर मारा। नगीना हैरानगी से इसे देख रही थी। चली जाओ मेरे कमरे से और हसीना बेगम को भिजवाओ। ऐसी औरत को वो माँ कहना भी गवारा नहीं करती, जो इस जगह मासूम इंसानों को कैद करने के लिए मजबूर करती थी। नगीना जा चुकी थी। वो कुछ सोचते हुए कमरे में टहलने लगी। मैं मलका तवाइफ ज़रूर बनूंगी। इस औरत की बाशियत ख़त्म करने का यही तरीका है। अब मैं यहाँ मज़ीद जुल्म नहीं होने दूंगी। वो दिल में सोचते हुए खुद को आग में झोंकने का फैसला कर चुकी थी। नगीना बाई कमरे से निकलकर सीधा हसीना बेगम के पास गई। हुजूर, हमें लगता है आपको ज़रूर अच्छी खबर मिलेगी। आप जो चाहती हैं वो हो चुका है। नगीना बाई, आप हमारा दिल खुश कर रही हैं, हम जानते हैं। वरना जिस माँ की वो औलाद है, जब वो इतनी सरकश और ज़िद्दी है, बेटी तो दुगना दोगुना ज़्यादा होगी। जो वीडियो आप इसे दिखा कर आई हैं वो इसकी माँ की थी। इतना सब कुछ करके भी नहीं मानी थी। बेटी इतनी आसानी से कैसे मान गई? क्या मतलब हुजूर, गुंजा बेगम आपकी अपनी औलाद नहीं? वो जिसकी भी औलाद है, हमारी नहीं है। नगीना बाई के सवाल पर हसीना ने नागवारी से इसकी तरफ देखा। आज हमने ये बात आपको बता दी है, आइंदा आपकी ज़बान से ये बात ना निकले, ना ही किसी दूसरे तक ये राज पहुँचे। लेकिन अगर इनकार कर दिया तो? अपनी बात मुकम्मल करके अपना खदशा भी जाहिर किया नगीना बाई ने। तो फिर इस सब के लिए तैयार हो जाए जो आप इस वीडियो में दिखा आई हैं इनको। सख्त लहजे में कहकर वो वहाँ से चली गई। पीछे नगीना हैरत और शौक के असर खड़ी ये सोच रही थी, क्या कोई इतना भी गिर सकता है? जुल्म और सफाक हो सकता है, जालिम और सफाक हो सकता है। वो फैसला कर चुकी थी, अब पीछे हटने वाली नहीं थी। कमरे में इधर उधर टहलती अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। जब दरवाज़ा खुला और चेहरे पर मगरूर मुस्कुराहट सजाए वो अंदर दाखिल हुई। मुझे आपकी बात मंजूर है। इसने बिना माँ की तरफ देखे बात का आगाज़ किया। हमें पता था हमारी बेटी हमारे हुक्म के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। आपने हमें आज बहुत बड़ी खुशी दी है। हमें यकीन है जो उम्मीदें हमने आपसे लगाई हैं, आप इन सब उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी। मोहब्बत से कहती हुई इनका हाथ थामने लगी, जिससे जिसे इसने नफरत से झटक दिया। ठीक है, गुस्सा थूक दीजिए और आराम करिए। शाम में हम आपको उस्ताद जी की शागिर्दगी में भेज देंगे। वहीं आपको रक्स और अदब अदाब से सब सिखाएंगे। वो खुशी और मोहब्बत से बोलकर वहाँ से चली गई। पीछे वो अपना सर थाम कर बैठ गई। अपनी इज्जत बचाने का इससे बेहतर कोई और रास्ता नजर न आया। इसने जो फैसला किया था इस पर कायम हो गई थी। किसी भी एहसास और बात को भुलाना। वो उस्ताद जी से रक्स सीखने लगी। किसी भी एहसास और बात को भुलाए वो उस्ताद जी से रक्स सीखने लगी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी और महीनों की बजाय दिनों में तेज़ी से अपने सीखने की मशक मुकम्मल करना चाहती थी। इस पर जैसे जानून सा तारी हो गया था। इसकी जहन में हर वक्त एक ही सोच गर्दिश करती थी कि हसीना बाई की बाशियत ख़त्म करनी है। दिन रात अनथिक मेहनत के बाद आखिरकार वो बेहतरीन रक्स सीख गई थी। इसमें तवाइफों जैसे महसूस अंदाज अदाब आगे थे। वो अपना ख़ास लबो लहजा भूलकर बनावटी अंदाज़ा बना चुकी थी। ये रक्स तवाइफ का नहीं, ये रक्स है दरवेश का। किस रक्स में है सो दर्द के जहार रक्सा।
आज इसका पहला मुजरा था। सुबह ही कोठे पे हर तरफ हलचल मची हुई थी। बड़े बड़े अमीर और रईसजादों को दावतनामे भेजे गए थे जो इस शहर के शुरफा में शुमार किए जाते थे। हसीना बेगम ने इसके लिए खास किस्म के गुलाब और मोती के फूल, गजरे और हार मंगवाए थे। इसके लिए बहुत कीमती लिबास और जेवरात भी मंगवाए गए थे। सर शाम ही नगीना बाई और शैला बाई इसे तैयार करने इसके कमरे में पहुंच गई। वो चुपचाप सारी कार्रवाई देख रही थी। शैला बाई ने इसके हाथ और पाँव पर महसूस तवायफों की लगाई जाने वाली मेहंदी से खूबसूरत नक्श और निगार बनाए। शैला बाई मेहंदी लगाकर सूखने के लिए छोड़ गई थी। मेहंदी सूख कर अपना खूबसूरत रंग छोड़ गई थी। अपने मेहंदी लगे हाथों को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। खुश नसीब होती हैं वो लड़कियां जो सर शाम इस तरह मेहंदी लगाती तैयार होती हैं किसी गैर और मोहब्बत करने वाले किसी महरम और मोहब्बत करने वाले मर्द से शादी के लिए। और हम कितनी बदनसीब हैं, जिस इज्जतदार ज़िंदगी के ख्वाब देखा करते थे वो सब आज चकनाचूर हो रहे हैं। वो नम आवाज़ में नगीना बाई से मुखातिब हुई। इस कोठे पर वही तो एक थी जिससे वो काफ़ी करीब हो गई थी। अपने दिल की बात कहकर वो बोझ हल्का कर लेती थी। इसकी बात और ख्वाहिशें सुनकर नगीना की आंखों में भी आंसू आ गए। कभी इसका भी यही ख्वाब था। हजूर आए, हम आपको तैयार कर देते हैं। हसीना बेगम आने वाली होंगी। मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। वो बेदिली से संगार में इसके आने के सामने बैठ गई। अपनी आंखों में आए नमकीन पानी को उसने अपनी हथेली से रगड़ कर साफ किया। नगीना बाई इससे खूबसूरत झुमके, कंगन, चूड़ियाँ, पाँव में पाजेब पहनाई और तवैफों के महसूस स्टाइल में इसके बाल बनाए। तैयारी मुकम्मल होने के बाद अपना अक्स आईने में देखने लगी। इसकी सोच को अमली जामा पहनाने का वक़्त आ गया। हसीना बेगम इसे देखकर देखती ही रह गई। माशाल्लाह, चश्मे बदूर गुंचा बेगम, आप आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही हैं। जो भी आपको देखेगा संभल नहीं पाएगा। हसीना बेगम ने खानदानी घुंघरू मंगवा कर इसके पाँव में अपने हाथों से पहनाए। इन घुंघरों की हमेशा लाज रखिएगा। ये हमारे खानदानी घुंघरू हैं। हमारी वालदा ने हमें पहनाए थे और आज हम आपको पहना चुके हैं। वो इसे फ़ख्र से बता रही थी, जैसे कोई खानदानी ओढ़नी या चादर सौंप रही हो। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। रुखसाना बेगम भी आगे बढ़कर इसकी बलाएं लेने लगी। नगीना बाई, सब तवाइफों को हमारा पैगाम भेजें, हमें कुछ बात करनी है। अचानक ही इसने नगीना बाई को मुखातिब किया। हसीना बेगम इसके अंदाज से बयान पर हैरान रह गई थी। ऐसी भी क्या बात थी जिसके लिए इसने सबको बुलवा भेजा था। सब तवाइफें तजस्सुस और हैरत से कमरों से बाहर निकलकर हाल में आई। वो भी शानो बेनियाजी से तख्त पर आकर बैठ गई। हमें आप सबको कुछ ज़रूरी ऐलान सुनाना था। हमारा पहला हुक्म है, हमारी बोली कोई नहीं लगाएगा। हम अपनी बोली खुद लगा सकते हैं। इस बात का फैसला करने वाले आप नहीं, हम हैं। हसीना बेगम इसकी बात काटकर दरमियान में चलाई। हसीना बेगम, आप शायद भूल रही हैं, आप हमें खुद अपने हाथों से घुंघरू पहना चुकी हैं। अब हम यहाँ की मलका हैं, मलका तवाइफ। इसने चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। इसलिए हुक्म भी अब हमारा ही माना जाएगा और फैसला भी हम ही करेंगे। अपना रुख हसीना बेगम की तरफ मोड़ कर इन्हीं के अंदाज में कह रही थी। हमारा दूसरा हुक्म है, आज के बाद कोठे पर रक्स होगा। कोई भी मेहमान अंदर मेहमान खाने में नहीं ठहरेगा। हर रोज़ एक तवाइफ का मुजरा होगा और 2 मुजरे हमारे होंगे। जो रकम कोठे पर किए जाने वाले मुजरों से मिलेगी, इसका आधा हिस्सा इनका होगा जो मुजरा करेंगी और आधा हिस्सा कोठे का होगा। आप में से जो भी किसी मेहमान के साथ अपनी मर्जी से जाना चाहे जा सकती हैं। इनसे कमाई गई रकम पर हमारा यहाँ कोठे का कोई हिस्सा नहीं होगा। आप जैसे चाहे जहाँ चाहे इस रकम को खर्च कर सकती हैं। वो जैसे जैसे बोलती जा रही थी, वहाँ मौजूद सब तवाइफों के चेहरे पर रोशनी और खुशी फैलती जा रही थी। इन सबको हसीना बेगम के चुंगल से आज़ाद होने की उम्मीद नजर आ रही थी। सिर्फ एक नगीना बाई ही थी जो जान गई थी कि गुंजा गुल ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी है। वो भी अपने दिल पर बोझ महसूस कर रही थी। एक अच्छी इंसान को गलत रास्ते पर लाने में इसका भी किरदार शामिल है। ऊंचा गुल अपनी बात ख़त्म करके कमरे में चली गई। पीछे हसीना बेगम दम बखुद सी रह गई। हजूर, तहम्मुल से काम लीजिए, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मुजरा हाल मेहमानों से भरा पड़ा है। अगर गुंजा बेगम ने मुजरे से इनकार कर दिया तो हम बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे। मौके की नज़ाकत को भांपते हुए हमारा चुप रहना ही मुनासिब है। आप अंदर जाए, हम गुंजा बेगम को भेजते हैं। गुस्से में भरी हुई हसीना बेगम को रुखसार ने समझा बुझाकर अंदर भेजा। रुखसाना बेगम इसे आने का कह गई थी। इसने फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब इतने मर्दों में जाने और उनकी निगाहों से खौफजदा होकर वो कांप रही थी। इसमें जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आंखों में आंसू आने लगे थे। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। नगीना बाई दौड़ती हुई इसके पास आई। हजूर, जल्दी कीजिए, भाग जाइए, हमने चौकीदार से मामला तय कर लिया है। सब इधर उधर मसरूफ़ हैं, जल्दी कीजिए वरना देर हो जाएगी। वो इसकी मदद करने आई थी। शायद इसे गुंजा पर रहम आ गया था। खुदा के लिए यहाँ से निकले, हम आपको आपकी पूरी मदद देंगे। वो उजलत में बोलती इसका हाथ पकड़कर बाहर की राह दिखाने लगी। नहीं नगीना बाई, हम नहीं भागेंगे, हम फैसला कर चुके हैं। वो अपना हाथ छुड़वाती हाल की तरफ जाने लगी।
हम इस कोठे की ऐसी तबाही बनेंगे जिसकी लोग खूबसूरती से ज़्यादा रहमदिली की मिसालें देंगे। यहाँ मजबूर लोगों को इस औरत की बादशाह से आज़ादी दिलवाएंगे। अगर हम भाग भी जाए, कहाँ जाएंगे? इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। कोठे में कुछ इज्जत तो महफूज है, बाहर तो भेड़िए हमें नोच खाएंगे। कोई हमें इज्जत से नहीं अपनाएगा, यही हमारा महफूज ठिकाना और नसीब है। वो अपनी बात मुकम्मल करके मुजरा हाल में चली गई। चलिए हजूर, सब आप ही का इंतज़ार फरमा रहे हैं। ऐसा रक्स कीजिएगा कि देखने वालों की आंखें देखती रह जाए। रुखसार बेगम इसे अंदर ले जाते हुए समझाने लगी। वो मुजरा हाल में दाखिल हुए, सबकी नज़रें इसी पर थी। इसने आंखें बंद करके लंबी सांस ली और हाल के वस में खड़े होकर अपना रक्स शुरू किया। वो नाचना नहीं चाहती थी, लेकिन नाच रही थी। शराब और जाम की महफिल अरूज पर थी। सब मदहोशी की हालत में इस पर पैसे और फूल फेंक रहे थे। दौरान रक्स वो इधर उधर मेहमानों के पास जाते जो शराब पीते, इसके जिस्म को छूने की कोशिश करते। इसे इस सब से कराहत महसूस हो रही थी, लेकिन ये इसका अपना फैसला था जो इससे ताउम्र अब बर्दाश्त करना था। वो नाच नाच कर थक चुकी थी, इसके पैरों से खून रिसने लगा था। वो अपने पैरों के नीचे नोटों को रोनती रक्स करती जा रही थी। जब थक कर जमीन पर गिर पड़ी, रुखसार बेगम फौरन से इसकी तरफ बढ़ी और इसे सहारा देकर बाहर ले जाने लगी। हाल के बाहर बाहर आकर वो अपने तेज़ होते तनफ़ुस को नॉर्मल करने लगी। इसके पाँव में शदीद तकलीफ़ हो रही थी। वह गुंजा बेगम ने तो कमाल कर दिया, सब तवाइफों को मात दे दी। इस कोठे पर हमने आज से पहले इतना शानदार रक्स नहीं देखा। उन्होंने तो हसीना बेगम को भी पीछे छोड़ दिया। रक्स में एक अमीर ज़्यादा खुले दिल से सराह रहा था। रुखसार बेगम मेहमानों की पसंदगी पर खुशी से फूले न समा रही थी। हसीना बेगम भी चेहरे पर मगरूर मुस्कुराहट सजाए सब तारीफें वसूल कर रही थी। मुद्दे की बात पर आते हैं, हजूर बोली लगाइए, क्या कीमत लगाएंगी इस हीरे की? मर्दों ने अपनी जेबें खाली कर करके रकम सामने रख दी, जिसे देखकर हसीना बेगम ललचाने लगी और जल्दी से मामला तय करने का सोच कर के अचानक से गुंचा पर क़यामत ढाने वाली थी। लेकिन बाहर खड़ी गुंचा गुल सब सुन रही थी। वो तेजी से अंदर दाखिल हुई। यहाँ सिर्फ रक्स होता है हजूर, हम बात कर रहे हैं ना? गुंचा बेगम हसीना ऊंची आवाज में बोली, गालबन कोठे की मलका हम हैं और हम कह चुके हैं कि यहाँ सिर्फ रक्स ही होगा। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। रक्स की रकम हम वसूल कर चुके हैं, बाकी रकम आप साथ ले जाइए। वो अपनी बात ख़त्म करके जाने लगी। आप अभी नहीं हैं इसलिए रक्स का कह रही हैं, लेकिन हम आपके रक्स के भी दीवाने हो गए हैं। शबाब का लुत्फ़ भी लेंगे जब आप खुद अपनी बोली लगवाएंगी। देखते हैं कब तक संभालती हैं आप खुद को। अपनी बात कहकर वो शख्स खबासे से हंसने लगा। पास बैठे दूसरे तमाशाई भी बेहंगम कहका लगाने लगे, जो नशे में मुकम्मल धुत थे। इसके लिए अब वहाँ ठहरना मुहाल हो गया था। अपनी माँ पर एक दुख और तासुब भरी निगाह डालकर वो हाल से निकलकर अपने कमरे में आ गई। महफिल अपने इख्तिताम को पहुंच गई थी। सुबह का उजाला भी हल्का फुल्का फैलने लगा था। कमरे में आने के बाद इसने सबसे पहला काम खुद को इस भारी लिबास और जेवरात से आज़ाद करवाने का किया। दरवाजे पर दस्तक हुई। नगीना बाई थाल में पानी लेकर आई, इसके पाँव दिलवाने लगी। ठंडे पानी में जख्मी पाँव रखने से कुछ सुकून महसूस हुआ। हजूर, आपके पाँव घुंघरू से बहुत जख्मी हो गए हैं, इन पर मरहम लगाना होगा। नगीना बाई ने फिक्र से इसके पाँव के तलवे देखते हुए कहा, पाँव के जख्मों पर तो आप मरहम लगाएंगी, वो ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन क्या आप रूह पर लगे जख्मों पर मरहम लगा सकती हैं? इसे नम आवाज़ में कहा। इसकी बात पर नगीना बाई ने सर उठाकर इसके चेहरे पर देखा, जहाँ दुख और कुर्ब के असरात नुमाया नजर आ रहे थे। हजूर, अब भी वक़्त है, आपने कुछ नहीं खोया। हम आपसे कह रहे हैं यहाँ से भाग जाए। वो इससे मिन्नत भरे लहजे में कहने लगी। इज्जत एक बार नीलाम होती है नगीना बाई, और फिर कभी वापस नहीं आती। हमारी इज्जत आज चलेगी। हम किस किस को यकीन दिलाएंगे कि हम वैसे नहीं जैसे दिखते हैं। अब हम भागें या रहें, एक ही बात है। कहाँ जाएंगे भाग कर? कोई कौन अपनाएगा इज्जत से हमें? इससे लहजा थोड़ा तल्ख हो गया था। हमारा दिल कहता है आप एक दिन बहुत ऊंचा मुकाम पाएगी। नगीना ने इसके हाथों पर बोसा देते हुए कहा, हमें ऊंचा मुकाम मिल गया है और किसी मुकाम रुतबे की ख्वाहिश नहीं रही अब हमें। उससे तल्खी से कहकर वो अपना रुख दूसरी तरफ मोड़कर पलंग पर लेट गई। कुछ देर आराम करेंगे, चली जाएं आप यहाँ से, इसने रुख मोड़े हुए ही बुलंद आवाज में कहा। नगीना से दुख से दिखती कमरे से चलेगी। इसने भी सब सोचों को पीछे धकेल कर आंखें मूंद ली। थकन और जख्मी पाँव की वजह से वो 2 दिन तक बुखार में तपती रही। इस दौरान सब तवाइफें इसके लिए फिक्रमंद होगी। नगीना बाई ने इसकी बहुत देखभाल की। दूसरी तवाइफें भी अपनी बारी पर मुजरा कर रही थी। गूंजा गुल ने मुजरे की डिमांड गूंजा गुल के मुजरे की डिमांड बढ़ने लगी थी। एक हफ्ते बाद इसका तबीयत थोड़ी संभल गई। वो फिर से मुजरे के लिए तैयार हो रही थी। गुंजा बेगम मेहमान
आपका रक्स देखने के लिए बेताब है, आ जाए। रुखसार बेगम इसे बुलाने आई। वो जल्दी से अपनी आंखों में आई नमी को साफ करके चल दी। ये क्या, आपने घुंघरू नहीं पहने? इनके बिना तो रक्स अधूरा है। मेहमान इन घुंघरू की झनकार पर ही तो झूमते हैं। वह खामोशी से घुंघरू पहनने लगी। आज भी इसने बेहतरीन रक्स किया। मेहमान इसके रक्स और शराब के नशे में मदहोश हो गए। बोली लगने का मुतालबा फिर से किया गया, जिसे इसने मुस्तरद कर दिया। हसीना बेगम तो इसके इनकार पर तिलमिला कर रह गई, लेकिन रक्स से आती रकम भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इसके दिल को कुछ हौसला हुआ। इसके बाद भी इसने कई मुजरे किया। अब वो इस माहौल की आदी हो गई थी। हसीना बेगम को मुकम्मल नज़रअंदाज की इसने कोठे के सारे मामला संभाल लिए थे। लोग इसके रक्स और हुस्न और अखलाक और खूबसूरती के कायल हो गए थे। अब वो अपने रक्स की भी मुंह मांगी कीमत वसूल करती। कोठे के तमाम अमूर इसके हुक्म के मुताबिक चलते थे। दूसरी तवाइफें भी इससे खुश और मुतमी थी। वक़्त का काम है गुजरना, वो गुजरता चला गया। अब वो एक मशहूर रक्सा थी। दूर दूर से उमरा वज़रा इसका रक्स देखने आते और मुंह मांगी कीमत अदा करते। ये वही लोग थे जो दिन की रोशनी में शुरफा बने फिरते और रात के अंधेरे में इनकी रंगीन मजाजियाँ अरूज पर होती। इन चंद सालों में हसीना बेगम बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई थी। इन्हें कैंसर जैसी मौजी मर्ज लाक हो गई थी। बहुत इलाज कराने से भी कोई फाका ना हुआ। रुखसार बेगम इनकी हर तरह से तीमारदारी करती। बिस्तरे मर्ग पर पड़ने के बाद इन्हें अपनी की गई सब ज्यादतियाँ जुल्म याद आने लगे। ऐसे ही एक रात जब दिल का बोझ बढ़ने लगा तो उसने नगीना बाई के जरिए गुंजा गुल को पैगाम भिजवा दिया, आखिरी बार मिलने के लिए। वो भी साबित तवक्को आज इनसे मिलने के लिए राजी हो गई। नगीना बाई के साथ अपनी माँ के कमरे की जानिब चल दी। कमरे में दाखिल होते ही सामने बिस्तर पर पड़े वजूद को देख इसे हैरत और दुख हुआ। ये वो हसीना बेगम नहीं थी जिसकी आवाज़ और जुल्म से इस कोठे की दरो दीवार कांपते थे। ये तो कोई हड्डियों की पोटली थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, चेहरे पर छाई जर्दी और सर के बाल बिल्कुल नहीं रहे थे। इसे देखते ही हसीना बेगम के वजूद में हरकत हुई। वो इसे पुकार रही थी, इसे पास बैठने का इशारा कर रही थी। वो भी खामोशी से इसके पास बैठ गई। गुल, मेरी बच्ची, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तुमसे कुछ बातें करनी थी। मेरे दिल पे बहुत बोझ है और मैं इस बोझ को हल्का करके मरना चाहती हूँ। पूजा हैरत से इन्हें तके जा रही थी। बीमारी से इनका गुरूर और महसूस लबो लहजा ख़त्म हो गया था। वो कुछ देर सांस लेने को रुकी, न कहा तो कमज़ोरी से बोला भी नहीं जा रहा था। एक तवील सांस लेकर वो फिर से गोया हुई, तुम्हारा बाप अच्छा इंसान था, एक दिन अपने दोस्तों यारों के साथ कोठे पर आ गया। यहाँ मैंने इसे अपनी दांव के जाल में फंसा लिया। वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगा और इज्जत से निकाह करके अपने घर भी ले गया। उन्होंने लेकिन तुम्हारे दादा इलाके के सरदार थे, उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। तुम्हारे बाप के साथ मैं शहर आ गई, लेकिन मैं ठहरी एक तवाइफ इज़्ज़त की ज़िंदगी मुझे कहाँ रास आनी थी। कुछ अरसे बाद मैंने फिर से अपने बुरे काम शुरू कर दिए। जब तुम्हारे बाप को ये सब पता चला, वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और इस दुनिया से चला गया। पहले ही घर वालों से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, औलाद भी इसकी मेरी वजह से दूर हो गई और मैंने भी वफा ना की। रब नवाज की मौत के बाद मैं फिर एक बार हवेली गई ताकि रब नवाज की बेवा की हैसियत से जायदाद से अपना हिस्सा ले सकूं, जो कि सरदार हशमत अली ने देने से इनकार कर दिया और मुझे भी जलील करके वहां से निकाला। बदले की आग में जलते जलते मैंने तुम्हारे दादा को पहले मरवा दिया, फिर तुम्हारी माँ को यहाँ कोठे पर ले आई। हर तरह का जुल्म करके मैंने इसे तवाय बनने पर मजबूर किया, लेकिन वो साबिर औरत सब बर्दाश्त करके मर गई। लेकिन मेरी बात नहीं मानी। जायदाद सारी तुम्हारे नाम थी, ये बात मुझे बाद में पता चली। तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद करके अब मैं वो जायदाद अपने नाम करवाने वाली थी, लेकिन पहले ही इस मौजी मर्ज ने मुझे आन घेरा। लेकिन तुम्हारी रगों में एक गैरतमंद बाप और बाहया माँ का खून शामिल है। तवाह बन जाने के बावजूद भी तुम्हारी आंखों में आज भी हया है और तुम इस माहौल से मिलाप नहीं करती। तुम्हारी गुनाहगार हूँ और नहीं तुम्हारी अपनी सौतेली माँ है। तुम्हारी गुनाहगार कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी सौतेली माँ है। अपने बाप के बारे में जानकर और अपनी माँ के साथ किए गए जुल्म सुनकर गुंजा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिल में इस गुनाह का बोझ है, तुम अगर माफ़ कर दोगी तो मैं सुकून से मर जाऊंगी। आखिर में रोते हुए उसने मैंने दबरे लहजे में कहते गुंजा के हाथ थाम लिए। आप रोए नहीं, हमने आपको माफ़ किया। अल्लाह आप पर अपना रहम फरमाए। इनके हाथ पर अपना हाथ रखकर यकीन दिलाती वो उठकर अपने कमरे में आ गई। इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं थी इसकी। अपने माँ बाप के बारे में जानकर वो देर तक रोती रही। अगर आज वो जिंदा होते, गुंजा की ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। हसीना बेगम इस रात दुनिया फ़ानी से चली गई। शायद वो गुंजा से माफ़ी मांगने के लिए ज़िंदा थी। कोठे पर सफ़े मातम बिछ गया। कुछ हफ्ते कोई भी नाच गाना मुजरा कोई भी महफिल नहीं रखी गई। गुंजा गुल ने खुद को कमरे में बंद कर दिया। इसके लिए इंकशाफ ही बहुत तकलीफदा था कि हसीना इसकी सुतीली माँ थी। जल्द ही वो खुद को संभाल कर मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी। वो एक रक्सा थी और अब इसकी पहचान इसका रक्स ही था। हसीना बेगम तो अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी किसी और को इसके अंजाम तक पहुंचाना बाकी था। बहुत दिन बाद आज जब वो कोठे से मुंसलिक
पिछले अहाते में बने तहखाने में ही इसका खास आदमी सजाद भी साथ था। तहखाने के छोटे से दरवाजे पर खड़े चौकीदार से देखते ही ताला खोल दिया। वह त्यास से कदम उठाती अंदर मौजूद जंजीरों से बंधे शख्स के पास चली आई। इसे देखते ही शेरा ने अपने हाथ जोड़ लिए। क्यों शेरा, तुम्हें लगता है हम तुम पर रहम करेंगे? मुझे कानून के हवाले कर दें आप। कौन सा कानून? वो जिसके सामने तुम मासूम लड़कियों की इस्मत लूटते थे और कुछ नहीं कह सकता था तुम्हें और कोई कुछ नहीं कह सकता था तुम्हें। वो तंजिया हंसी हंसने लगी। फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें बहुत आसान मौत देंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि तुमने जिंदा लोगों को नोचा, हम तुम्हारा मुर्दा वजूद कुत्तों के आगे डाल देंगे, वो खुद नोचेंगे। सर्द लहजे में कहकर एक कहर भरी निगाह शेरा पर डालकर तहखाने से बाहर निकली। बाहर खड़े अपने वफादार मुलाजिम को हाथ के इशारे से बुराई को ख़त्म करने का कहकर वो कोठे की जानिब चल दी। शेरा की दर्दनाक चीखों ने इसका दूर तक पीछा किया, लेकिन अपनी माँ के साथ दूसरी मासूम लड़कियों के कातिल को माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। हवा का तख्त बिछता हुआ रक्स करता हुआ बदन चिराग बनता हूँ, रक्स करता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ तकिया लगा के बातन में, खुद अपनी बज़म सजाता हूँ, रक्स करता हूँ। ज़मीन हाँफने लगती है। एक जगह रुक कर मैं इसका हाथ बटाता हूँ, रक्स करता हूँ। मेरा सरूर मुझे खींचता है अपनी तरफ। मैं अपने आप में आता हूँ, रक्स करता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे कैसे शांत होना है। कहो तो होके दिखाता हूँ, रक्स करता हूँ। मेरी मिसाल धुआं है बुझे चिरागों का। जब अपना शौक मनाता हूँ, रक्स करता हूँ। अजीब लहर सी अंजू मेरे ख़मीर में है, जिसे वजूद में लाता हूँ, रक्स करता हूँ। सरमा की नरम गरम धूप ने कोठे के आंगन में अपना डेरा जमाया हुआ था। निखरा सुथरा आसमान आज कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। आंगन में लकड़ी के झूले पर बैठी हुई इस माहौल का खूबसूरत हिस्सा लग रही थी। हाथ में पकड़ी इस्लामी किताब के मताले में वो पूरी तरह मशगूल थी। जब एक मुलाजमा आई और अदब से सर झुकाकर सजाद इसके खास आदमी के आने की इत्तला देने लगी। वो सराज से चलती हुई बार हाल नुमा कमरे में दाखिल हुई। सलाम गुंजा बेगम। वालेकुम सलाम। कहिए कैसे आना हुआ सजाद? हजूर, मैं आपके इलाके के नए एमएनए व हाज दुरानी का पैगाम लेकर आए हूँ। सजाद ने मोदबाना अंदाज में सर झुकाकर अपने आने का मकसद बयान किया। ठीक है, हमें कब तक जाना होगा? हमें मुकर्रर तारीख और दिन बता दें। वो पहले से जानती थी सजाद क्या पैगाम लाया होगा। जब भी इसे किसी रक्स की महफिल में बुलाया जाता तो इन सब कामों की जिम्मेदारी सजाद को सौंपी गई थी। वही पैगाम लाता ले जाता था। जी हजूर, रक्स वो आपका 2 दिन बाद देखना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक दरख्वास्त की थी। कैसी दरख्वास्त? वो सारी नज़रें सजाद की तरफ उठाकर पूछने लगी। गुंजा बेगम, वो आपका रक्स कोठे पर ही देखना चाहते हैं, लेकिन इनकी दरख्वास्त है कि इस दिन कोई महफिल ना हो। वो अकेले ही आपके रक्स से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। इसके लिए मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार है। इसे ये दरख्वास्त कुछ अजीब लगी, क्योंकि कोठे पर कोई भी अकेले रक्स देखने का पैगाम नहीं भेजता था। ठीक है, 2 दिन बाद तो हमारा मुजरा है, हम इस बारे में सोचकर सही वक्त आपको बता देंगे। हमने एमएनए साहब की दरख्वास्त कबूल कर दी है। आप इन्हें हमारा पैगाम पहुंचा दीजिएगा। जी, जैसा आपको बेहतर लगे। सजाद सादतमंदी से कहता गर्दन झुकाए वहां से चला गया। इसने तख्त पर बैठकर मुलाजमा को आवाज़ दी और नगीना बेगम को बुलवाया। जी हजूर, आपने हमें याद फरमाया और हम हाजिर हो गए आपकी खिदमत में। नगीना बेगम ने खुश दिली से अंदर आते कहा। नगीना बेगम, 2 दिन बाद जो हमारा मुजरा था, इसे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इलाके की एमएनए हमारा मुजरा देखने आ रही है। उनकी दरख्वास्त है कि इस दिन दूसरा कोई शख्स ना हो। इसकी तफसीलन बात सुनकर नगीना बेगम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। हाँ वाह हजूर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमने तो यहाँ तक सुन रखा है कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे होते तो क्या तवाइफों के रक्स देखते? इसने नगीना बेगम की बात पर तंज से जवाब दिया। अब तो अब ये तो आप ज़्यादती कर रही हैं गुंजा बेगम। आप भी तो एक अच्छी इंसान है, फिर भी रक्स कर रही हैं। इस मुकाम पर आ जाने के बाद ये सब देखना मजबूरी बन जाता है इन लोगों के लिए। शायद ऐसा ही हो, इसने नगीना बेगम की तरफ देखते हुए कहा। और वैसे भी आपके रक्स की धूम दूर दूर तक मची हुई है। जो भी सुनता है देखे बिना इससे रहा नहीं जाता। बस करें, आप फिर से शुरू हो गई हमारे रक्स की शान में ज़मीन आसमान की एक करने में। जाइए और मुजरे की तैयारी करें। इसने नगीना बेगम को भेजने में ही आफियत समझी। नगीना बेगम भी इसके बात पर हंसती हुई अपना परांदा लहराती वहां से चल दी। पीछे इसके चेहरे पर भी एक तल्ख मुस्कुराहट आकर ख़त्म हो गई। कोठे के आंगन में ये सुबह बहुत निकली निकली उतरी थी। हर तरफ चहल पहल का समा था। सब इसके खास मुजरे की तैयारी में मसरूफ़ थे। शाम को रक्स के लिए तैयार होने के बाद जब वो मुजरा हाल में गई, सामने बैठे शख्स को देख एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर हैरत का आंसर नुमाया हुआ, जिसे इसने फ़ौरन छुपा लिया और चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए इसकी तरफ बढ़ी। वो तो ये सोचे बैठी थी कि दरमियानी उम्र का कोई आशिक मिजाज शख्स यहाँ होगा। यहाँ तो मामला ही उलट था। ये तो 28-29 साल की उम्र का खूबरू शौक सा नौजवान था। ऊंचा गुल को देखकर इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। उसके इस्तकबाल के लिए अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया। आदाब हजूर,
हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आपका इस तरह खड़े रहना, बैठ जाइए। इसे एक तरफ दीवार के साथ लगे गाँव तकियों की तरफ बैठने का इशारा देकर खुद भी फासले पर बैठ गई। हम आपके बहुत मशहूर हैं। आप खुद चलकर हमारे कोठे पर रक्स देखने को तशरीफ़ लाए। वो मुस्कुराते हुए इसका शुक्रिया अदा करने लगी। शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए जो मेरी दरख्वास्त कबूल करके आपने मुझे तन्हाई में अपना रक्स देखने का शरफ बख्शा। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब मैं इस इलाके का एमएनए बनकर आऊँ सबसे पहले आपका रक्स देखो। सामने बैठे शख्स की ख्वाहिश सुनकर गुंजा गुल हैरत में पड़ गई। खूब कही आपने भी हजूर, ऐसे मौक़ों पर लोग सदका खैरात या हज उम्रा करने की ख्वाहिश करते हैं और आप एक रक्सा का रक्स देखने की ख्वाहिश करते रहे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं पिछले महीने उम्रा करके आ गया हूँ। वो गुंजा गुल के हसीन सरापे को देखते हुए बताने लगा। तो फिर आपको नेक अमाल करने चाहिए, ना कि कोठों पर आकर आप अपना वक़्त बर्बाद करें। वाह, बहुत खूब। जैसा सुना था आपके बारे में वैसा ही पाया आपको। वो अपदा देने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर गोया हुआ। बजाय इसके कि आप मुझे अपनी अदाओं और हुस्न के जलवों से लुजाएं, आप मुझे नेक कामों के दर्स दे रही हैं। आप सच में एक मुनफरिद औरत हैं। वो गुंजा गुल के अंदाज़े गुफ्तगू से मुतासिर हो गया था। मैं आपकी बातें सुनकर ही आपका गिरफ्तार हो गया हूँ, लेकिन रक्स देखे बिना मैं सुबह तक जाने वाला नहीं। वह हाज दुरानी महाराना अंदाज में बात बदल कर इसकी तारीफ करने लगा। जी हजूर, हम भी आपको रक्स देखे बिना सुबह तक जाने नहीं देंगे। ऊंचा ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। मुस्कुरा सजाए उठकर हाल के वस्त में खड़ी हो गई, आंखें बंद करके लंबी सांस ली और रक्स शुरू कर दिया। पूरी रात रक्स की महफिल चली। वो इसके रक्स से लुफ्तंदोज़ होकर झूमता रहा और इस पर पैसे और फूल फेंकता, लेकिन इसने शराब के गिलास को छुआ तक नहीं। सुबह होने से कुछ देर पहले गुंजा गुल ने रक्स ख़त्म किया और इसकी जानिब बढ़ी। जो मुस्कुराए तो हंस हंस पड़े। कई मौसम वो गुनगुनाए तो बाद सबा ठहर जाए। वो होंठ होंठों पर रख दे दम, आखिर मुझे गुमान के आती फ़िज़ा ठहर जाए। शेर आपकी हुस्न और तारीफ़ और हुस्न और बेहतरी रक्स के लिए है। शुक्रिया हजूर। वो भी जवाबन खुशदिली से मुस्कुराई। आपके साथ गुजरा हुआ वक़्त बहुत अच्छा रहा। रात की कैसे बीती पता नहीं चला। वो बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था, हमें भी खुशी हुई आपको हमारा रक्स पसंद आया। आगे भी आते रहेगा, हमें इंतज़ार रहेगा। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए जवाब दे रही थी, क्योंकि अब वो बहुत थक चुकी थी और जल्दी से अपने कमरे में पहुंचकर आराम करना चाहती थी। 2-3 रस्मी बातों के बाद वो चला गया। गुंजा गुल भी अपने कमरे में आकर ज़ेवरात ताड़ने लगी। लाशौरी तौर पर इसका ज़हन वहाज दुरानी की तरफ भटक गया, जिसकी आंखों में गुंजा के लिए कोई ख़ास शुबा नहीं था। इसके हुस्न और रक्स के लिए चंद तारीफ़ी जुमलों के अलावा वहाज ने कोई बेबाक गुफ्तगू ना की और ना ही इसे छूने की कोशिश की। ये गुंजा गुल की ज़िंदगी में आने वाला दूसरा मर्द था, जिसके लिए इसका ज़हन मुस्बत राय इख्तियार कर चुका था। लंदन शहर में शाम के साए मंडला रहे थे। चरिंद परिंद अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। बर्फबारी का सिलसिला तेज़ होकर हर शय को अपनी लपेट में ले चुका था। फ़िज़ा में खनकी बढ़ गई थी। ऐसे मौसम में अपने अपार्टमेंट से करीब पार्क में बेंच पर बैठा हर तरफ से बेखबर था। इसके चेहरे को छाई उदासी और संजीदगी इसकी शख्सियत का हिस्सा थी, या यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उदासी ने इसके अंदर डेरे जमा लिए थे। उदास शाम में इर्द गिर्द से बेनियाज बैठा शख्स इसी शाम का हिस्सा लग रहा था। बर्फबारी की रफ्तार में और तेज़ी आ गई। सर्दी की लहर भी तेज़ी से बढ़ने लगी। ठंड लगने के एहसास से इसने अपनी मुंदी हुई आंखें खोली। कुछ वक्त इधर उधर का जायजा लिया। पार्क खाली हो चुका था। वो अकेला रह गया था। जल्दी से उठकर इसने अपनी लेदर की जैकेट पहनी और तेज तेज कदम उठाता पार्क के सदर दरवाजे को कबूल कर गया। वो पार्क से निकलकर लंबी स्ट्रीट पर चलने लगा, जिसके दोनों तरफ में लंबे लंबे दरख्त थे, जिन पर बर्फ की तय रुई के गाल दिखते थे। लेकिन वो हर हसीन मंजर नजरअंदाज किए चेहरे पर संजीदगी लाए तेजी से चलता जा रहा था। जल्दी ही एक ऊंची खूबसूरत बिल्डिंग के सामने पहुंच गया था। बिल्डिंग में कदम रखते ही वो लिफ्ट की जानिब गया और अपने अपार्टमेंट का फ्लोर नंबर प्रेस किया। लिफ्ट से निकलकर अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। सारा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मोबाइल की लाइट से इसने बोर्ड का बटन दबाया। पूरा कमरा रोशन हुआ था। हम सर्दी का एहसास कुछ और भी बढ़ गया था। इसने हीटर जलाया और तायराना निगाह कमरे पर डाली। 4 साल से वो इसी कमरे में कैद किए हुए था। ये कमरा इसकी तन्हाई का बेहतरीन साथी रहा। वो बेड के पास से गुजर कर सोफे पर रखे अपने सूटकेस और बैग का जायजा लेने लगा। सारी पैकिंग इसने सुबह ही मुकम्मल कर ली थी। आज कुछ दोस्तों को मिलने के बाद दिन बाहर गुजारने के बाद वो वापस आया था। कुछ देर आराम करने के बाद फिर से जाना था, क्योंकि इसकी फ़्लाइट का टाइम था। कल वो अपने मुल्क वापस जा रहा था। वापसी का सोचकर इसका दिल और भी उदास हो गया। लाइट ऑफ करके वो बिस्तर पर दराज हो गया। आंखें बंद करते ही एक चेहरा छम से इसकी यादों के पर्दे से झांका। इसने फट से आंखें खोल दी और इसके बारे में सोचने लगा, न जाने कैसी होगी वो। मुझे तो भूल चुकी होगी, अब तक शादी भी हो चुकी होगी इसकी।
बहुत खुशकिस्मत इंसान होगा वो इंसान जो इसका हमसफ़र बना होगा। काश वो खुशकिस्मत इंसान मैं होता। ये एक जुमला इन 4 सालों में इसने कई बार सोचा और खुद से दोहराया। वो कभी भुला नहीं सका इसे। ये सोचते ही इसकी आंखों में नमी तैरने लगी, जिसे सख्ती से रगड़कर वो फिर से लेट गया। एक बार फिर से सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। दिसंबर के स्टार्ट दिसंबर के अव्वल दिन चल रहे थे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। वो धूप में बैठी चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी जब मुलाज़िमा ने इसे हार दुरानी की आमद की इत्तला दी। इन्हें यहीं लाने का कहकर वो तख्त पर ठीक तरह से सिमट कर बैठ गई। वो आज भी हशाश बशासा मुस्कुराहटें बखेरता तख्त के सामने रखी कुर्सी पर आकर बर्जमान हो गया। वो भी इसे देखकर खुश हो गई थी। रक्सा बनने के बाद वो वाहिद शख्स था जिसकी आंखों में गुंजा को अपने लिए एहतराम दिखता था। चंद रस्मी अलैक्सलैक की गुफ्तगू के बाद अचानक इसने गुंजा गुल से सवाल किया, कभी किसी ने आपसे मोहब्बत की है? एक लम्हे के लिए वो इसका सवाल सुनकर खामोश होगी, लेकिन फिर खुद को संभालती हुई इसकी तरफ देखकर वो एक अदाए नाज से अपनी हथेली को लबों की तरफ ले जाकर हंसने लगी। मोहब्बत और हमसे? भला एक तवाइफ से मोहब्बत कौन करेगा? क्यों करेगा? क्यों क्या एक तवाइफ से मोहब्बत नहीं हो सकती? वो भी आंखों में उलझन भरा तासुरात लिए गुंजा के अंदाज में ही पूछ रहा था। इसे मोहब्बत नहीं हुजूर, चंद पल की दिल लगी कहते हैं जो तवाइफों से की जाती है। भला हम तवाइफे चाहे जाने या इज्जत बढ़ाने के काबिल हैं? इसके अंदर की तल्खी इसके लहजे में बोलने लगी थी। बिल्कुल गलत। मेरे नज़दीक मोहब्बत दुनिया का वो जज्बा है जो अगर एक तवाइफ से भी हो जाए तो इसे भी दुनिया की हसीन तरीन पाक दामनी और इज्जतदार औरत बना देती है। आशिक की नज़र में वो बहुत नरम लहजे में इसे समझा रहा था मोहब्बत का फ़लसफ़ा। ये तो आपने दुरुस्त फरमाया हुज़ूर। अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी ना कर सकी, वो बातूनी इंसान फिर बोल पड़ा। मैं आपकी ही बात की तस्दीक कर देता हूँ। आप तवाइफ नहीं, आप रक्सा हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम तवाइफ हैं या रक्सा हैं? बात तो एक ही है। दुनिया वाले भी इसका एक ही मतलब जानते हैं। वो अपने लहजे में आती तल्खी को छुपाने की कोशिश करने लगी। फ़र्क तो दूसरी तवाइफों और आप में बहुत है। वहाज को आज गुंजा के चेहरे पर आने वाला गुस्सा अच्छा लग रहा था। वो इसके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहा था आज। भला क्या फ़र्क हो सकता है? वो भी अब इसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए थोड़ा आगे को झुकी। आपकी आंखों में तवाइफों जैसी बेबाकी क्यों नहीं दिखती? दर्द दिखता है, कुछ खोए जाने का मलाल भी दिख रहा है। वहाज की बात पर वो सन्नाटे में आ गई। कितना माहिर था सामने बैठा शख्स। चेहरा पढ़ने में वो सिर्फ सोच सकी। हम आपके लिए चाय का कहलवाते हैं आज, तो आप हमारे साथ चाय ज़रूर पीकर जाइएगा। गुंजा गुल ने एकदम बात बदल दी, जिससे वहाज को थोड़ा दुख महसूस हुआ, लेकिन वो खामोश हो गया। नहीं, चाय फिर कभी सही, अभी मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। यहाँ से गुजरते हुए सोचा आपको एक नज़र दिखता जाऊँ। मुस्कुराकर कहता इसकी तरफ देखने लगा। फिर कब खिदमत का मौका देंगे हजूर? वो इसे फिर जल्द देखना चाहती थी। खिदमत का मौका तो आपको जल्द देंगे, लेकिन इस बार आपको हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए रक्स करना होगा। कौन है वो? क्या हम जान सकते हैं? वो सारी निगाहों से उसे देखने लगी। बरौने मुल्क से आया है, मेरा एक दोस्त है, कुछ मजनू सा हो गया है। मैं चाहता हूँ आप अपने रक्स से मेरे दिल अजीज दोस्त की उदासी ख़त्म कर दें। टेबल से अपना मोबाइल और चाबी उठाते हुए इसे बताने लगा। ज़रूर ज़रूर, हम अपने रक्स के जलवे बखेर कर आपके दोस्त के मन पे छाई उदासी को ख़त्म कर देंगे और इन्हें पहले की तरह महकता हुआ यहाँ से रुखसत करेंगे। वो खुश दिली से मुस्कुराकर कहने लगी, हमें आपसे यही उम्मीद है। जवाबन वहाज भी मुस्कुराया और इजाज़त तलब नज़रों से उसे देखा। जल्द आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वहाज अब तेज़ कदम उठाता बरौनी दरवाज़ा अबूर करके पीछे खड़ी गुंजा गुल इसकी बातों पर गौर करते सोचने लगी। इस कोठे के दरो दीवार में कई आहें और सिसकियाँ दब गई और फिर तवाइफ बनकर उभरी। तवाइफ हो या रक्सा, दोनों का ही दूसरा नाम दर्द, तकलीफ और ज़ियत है, जो शौक, चंचल अदाओं और घुंघरू की झनकार में तमाशा बीन को सुनाई नहीं देती। एयरपोर्ट पर हर तरफ हलचल पर नजर आ रही थी। कुछ मुसाफिर आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ लोग अपने अजीज़ और काब को छोड़ने और लेने आए थे। इसने भी जहाज़ से निकलकर जब एयरपोर्ट की ज़मीन पर कदम रखे तो अपनी रूम में उतरते सुकून को महसूस किया। 4 साल बाद वह अपने मुल्क लौटा था। एयरपोर्ट से निकलकर बाहर ही इसे अपने 2 दोस्त नजर आए। दोनों खुशी से मुस्कुरा के इसकी तरफ बड़े और गर्मजोशी से बलगे हुए आ गया। अपना शेर आखिरकार आ ही गया, तुझे भी अपने मुल्क आखिरकार आ ही गई तुझे अपने मुल्क की याद। यासिर ने मोहब्बत से इसे अपने साथ लगाते हुए कहा, मेरा घर, मेरा मुल्क, मेरे बाबा और मेरे दोस्त जो मेरा इंतजार कर रहे थे। जवाबन वो भी मुस्कुरा कर कहने लगा, अगर इतना ही सबका एहसास था तो छोड़कर क्यों गए थे? वो इस सवाल का जवाब सोच रहा था। वह आज बीच में बोल पड़ा, जो कब से इसे सरता पाँव घूरे जा रहा था। या जहरान, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, वो फिक्रमंदी से कहने लगा। हाँ भी कमज़ोर तो होऊंगा, पर देश में रहना आसान थोड़ी है।
पढ़ाई के साथ जॉब पर वापस आकर खुद ही कच्चा पक्का खाना बनाकर खा लेना। तुम्हारी तरह मैंने तो हूँ नहीं जो हर वक्त टांग पर टांग रखकर बैठा रहेगा और एक हुक्म पर सब काम करवा लेगा। इसने बात को मजाक में उड़ाकर आखिर में वहाश पर चोट की। जरहान की आखिरी बात सुनकर वहाश के चेहरे पर गुस्से की मसलियाँ आसान नजर आने लगी। इसने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि यासिर तेजी से बोल उठा, यार तुम क्या माओ की तरह फिक्र कर रहे हो जो अच्छे खासे हट्टे कट्टे बेटों को ये कहकर बिगाड़ देती हैं कि बेटा कमज़ोर लग रहे हो। यासिर अब बाकायदा झंझलाए अंदाज में एक्टिंग करके बताने लगा, कुछ नहीं हुआ, इससे ठीक ठाक है, बाकी बातें रास्ते में करना, अब चल कर गाड़ी में बैठो यार। यासिर तेज बोलता इन दोनों को गाड़ी तक लाए से डर था कहीं दोनों लंबी बहस में ना पड़ जाएं। वो दोनों भी इसके अंदाज देखकर हंसते हुए गाड़ी में बैठ गए। ड्राइविंग सीट यासिर ने संभाली, वो दोनों पीछे बैठ गए। अब भी हंसी मजाक और हल्की नोक-झोंक जारी थी इनकी। गाड़ी सिग्नल पर रुकी और अचानक यासिर को कुछ याद आने पर पीछे पलटा। जहरान तुम तो पीएचडी करने गए थे ना? हाँ बिल्कुल, इसने सादा से लहजे में जवाब दिया। अब वो इन्हें क्या बताता कि किसी की यादें बुलाने में पीएचडी करने गया था और वो और इसमें भी नाकाम लौटा था। तो मैं देखकर तो नहीं लग रहा यार तुम पीएचडी करके आए हो, लेकिन क्यों? सवाली तासुर लिए इसकी तरफ देखने लगा। क्योंकि तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, जिससे मैंने यही नतीजा अखज़ किया है कि तुम 4 साल गौरी मेमो के साथ घूम फिर कर आ गए वापस। यासिर की बात सुनकर तीनों का जानदार कहका गाड़ी में गूंजा। एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र खुशगवार रहा। यासिर ने गाड़ी जहरान के घर के अंदर रोकी। मुलाजिमा आगे बढ़कर डिग्गी से सामान निकालने लगे। जहांगीर साहब जहरान के वालिद बेचैनी से लॉन में ठहरे थे अपने बेटे के इंतजार में। घर के अंदर रुकती गाड़ी को देखकर वो तेजी से जानी बढ़े। जहरान भी गाड़ी से निकलकर तेज कदम उठाता अपने बाबा जान की तरफ आया और इनके गले लग गया। जहांगीर साहब ने इसे खुद से अलहदा करके इसके चेहरे पर हाथ फेरा। इतने सालों बाद अपनी इकलौती औलाद को देखकर इनकी आंखों में आंसू आ गए। वो तो जहरान को इतनी दूर भेजने पर खुश नहीं थे, लेकिन जहरान की जिद के आगे मजबूर हो गए। दोनों बाप बेटे खामोशी से आंसू बहाते हाथ पकड़े खड़े थे। आखिरकार यासिर को ही इन्हें अपनी तरफ मतवज्जो करवाना पड़ा। बराए करम हम पे भी करम फरमाए, आप बाप बेटे के पास पूरा दिन और रात भी है, मिलते रहिएगा। जहांगीर साहब मुस्कुरा के इन दोनों की तरफ बढ़े और दोनों से मुसाफा किया, अंदर आने की दावत दी, जिस पर दोनों ने ज़रूरी काम कहकर सूलह से इनकार कर दिया। जरान के इसरार करने के बावजूद दोनों गाड़ी में बैठ गए। वहाज को कुछ याद आने पर इसने गाड़ी से बाहर से निकाल कर जरान को मुखातिब किया, 2 दिन बाद फिर मुलाकात होगी, हम तुम्हें लेने आएंगे, जब तक तुम अपने इस तरफ से मिलने वाला सेशन भी कंप्लीट कर लो। वहाज की बात पर जरान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। यासिर ने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर की जानिब मोड़ दी। जरान पलटकर अपने बाबा की तरफ आया और मोहब्बत से इन्हें कंधों से थामे घर के अंदर ले गया। कोठे पर सुबह से ही तैयारी शुरू थी। इस इत्तला मिल चुकी थी कि वहाज दुरानी अपने अजीज दोस्तों के साथ आ रहा है। वो हर तरह से वहाज की उम्मीद पर पूरा उतरना चाहती थी, जिसके लिए इसने खास एहतमाम और रक्स की तैयारी की थी। नगीना बेगम कमरे में से संगार में इसके सामने बैठे तैयार कर रही थी। वो वक्फे वक्फे से इसकी नज़र गुंजा गुल के चेहरे पर जाती, जहाँ मीठी मुस्कान के साथ नरम तासुर साफ नजर आ रहा था। हजूर एक बात कहीं आपसे। वो अपने ख्यालों में गुम हुई थी। नगीना बेगम की बात पर चूम कर इसकी तरफ देने लगी। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हजूर हम कई दिनों से देख रहे हैं, जब भी वहाज साहब कोठे पर आपका रक्स देखने तशरीफ़ लाते हैं, आपके चेहरे की लालियां बढ़ जाती हैं। कहीं आपको इससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? नगीना ने अपनी बात मुकम्मल करके अपना खदशा जाहिर किया। चल लम्हे गुंजा गुल खामोशी से इसे देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। ऐसा नहीं है नगीना बेगम, हमें इनसे मोहब्बत नहीं। हाँ, वो हमें कोठे पे आए दूसरे मर्दों से अलग ज़रूर लगते हैं। वो इसे अपने दिल की बात बताने लगी, लेकिन वो आपको बाकी मर्दों से अलग कैसे लगे? हम इनकी आंखों में अपने लिए ख़ास हवस से नहीं दिखती कभी भी। वो यहाँ आने वाले पहले इंसान हैं जिनके लिए हमारे दिल में इज़्ज़त रोज़ाना बढ़ती ही है। वो अपना रुख नगीना बेगम की तरफ मोड़कर बहरासे से बताने लगी, और वो भी हमें इज़्ज़त देते हैं हमेशा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है हजूर। हाँ, लेकिन इज़्ज़त देने और इज़्ज़त बनाने में बहुत फ़र्क है नगीना बेगम। इज़्ज़तदार बनना हम तवाइफ़ों और रक्साओं के मुकद्दर में कहा, वो अब मायूसी से कह रही थी। नहीं हुजूर, ये तो मेरे रब का काम है, वो जब चाहे जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिससे भी चाहे इज़्ज़त छीन कर ज़िल्लत मुकद्दर में लिख दे। बेशक हम आपकी बात से तो इत्तफ़ाक़ करते हैं। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, पहले वाली मायूसी कुछ कम होगी, लेकिन ठीक है हजूर, हम चलते हैं, जैसे मेहमान आएंगे हम आपको इतला करवा देंगे। इसने इस बात में सर हिलाया। नगीना बेगम के जाते ही वो अपना अक्स आईने में देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद मुलाजमा ने दस्तक दे इसे मेहमानों की आमद से की इतला दी। वो जल्दी से अपने घुंघरू बांध कर एक आखिरी जायजा आईने में लेती कमरे के बाहर निकली और से कर चलती मुजरा हाल में दाखिल हुई। इश्क शतरंज दी बाजी ने
हाल में दाखिल होकर इसने बुलंद आवाज़ में अदाब कहा, जिस पर हाल में बैठे सब अफराद की नज़रें इसकी तरफ उठी। गुंजा गुल के चेहरे पर खूब से मुस्कान थी। इसकी भी पहली नज़र वहाज पर गई, फिर इसके साथ बैठे शख्स को देखकर वो अपनी जगह साकत हो गई। इसे लगा कोठे की छत इस पर गिर गई है और वो बेजान हो गई है। सामने बैठे शख्स को देखकर वो भूल ही गई कि वो कहाँ मौजूद है। ऊंचा नहीं, बहुत दुआएं की थी ज़िंदगी में, फिर कभी इस शख्स से इसका सामना ना हो, लेकिन इसे आज यकीन हो गया था कि इसकी सारी दुआएं रद्द कर दी गई हैं। सामने बैठे जहरान की हालत भी मुख्तलिफ ना थी। वो आंखों में हैरत और ज़ेद का तासुर लिए गुंजा गुल को देख रहा था। इसकी मोहब्बत, जिसके लिए वो दिन रात उदास रहता, जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्देदार और पाकीज़ा समझता, आज इसका असल रूप देखकर वो पत्थर का बुत बन गया था। क्या थी वो? एक तवाइफ नाचने वाली, लोगों के दिल बहलाने वाली, जिससे वहाँ बैठना मुश्किल हो गया था। ऊंचा बेगम, आपने मुझसे वादा किया था, आप मेरे दिल अजीज़ दोस्त की उदासी दूर कर देंगी। वक़्त आ गया, अपना वादा पूरा करें और अपने रक्स की जलवों से मेरे दोस्त को पहले जैसा बना दें। वह आज इन दोनों की हालत से अनजान अपनी बात कह रहा था, जिसे सुनकर ऊंचा होश की दुनिया में वापस लौटी, सर झटक कर हाल के वस्त में खड़ी हो गई। अब इसे इस शख्स का सामना करना ही था। इसे खुद पर जहरान की जमी नज़रें महसूस हो रही थी, जिसकी आंखें शिद्दत बर्दाश्त से सुर्ख हो गई थी। इसने रक्स शुरू किया। शराब के जाम में रक्स के साथ चलने लगे लगे लोग इस पर पैसे और फूल भी फेंक रहे थे। सब झूम झूम जा रहे थे। कुछ तो इसके साथ रक्स करने लग गए। जहरान इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो एक झटके से उठा, लंबे लंबे डग भरता हाल से बाहर निकल गया। कोठे से निकलकर तेजी से अपनी गाड़ी की जानिब आया। दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। वो शदीद गुस्से और इश्तियाल की कैफियत में घिरा ड्राइविंग कर रहा था। जहरान को जाता देख उसके दोस्त भी माजत करते कोठे से निकले, लेकिन वो जा चुका था। पीछे खड़ी गुंजा गुल को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। वह अब यहाँ और नहीं रुक सकती थी। रक्स अधूरा छोड़कर आ गई, अपने कमरे में बंद हो गई। वो आज तक जहरान की मोहब्बत बना नहीं सकी। इसने बारहा अपने रब से दुआ मांगी, जिंदगी में फिर कभी से शख्स को ना देखे। वो जहरान की आंखों में तकलीफ और अपने लिए नफरत देख चुकी थी आज, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था इसके पास। अभी सांसों के घुंघरू में तुम्हारा नाम रक्सा है, धमालों तक जो बात आई मेरी होकर रहोगे तुम। वो तेज ड्राइविंग करके घर पहुंचा, अपने कमरे में बंद हो गए। कमरे में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में वो सोफे पर बैठा आज देखेगी कर्बनाक मंजर को सोच रहा था। गुंजा गुल का असर रूप देखकर जहरान को इससे नफरत हो रही थी। इसे सब याद आ रहा था। यूनिवर्सिटी में इसका देखना, खिड़की से देखना, हमेशा पर्दे में रहना, इसे सब ढोंग लग रहा था। इन्हीं मनफी सोचों की वजह से इसे गुंजा गुल की और अपनी मोहब्बत भी नहीं नजर आई। इसे सब फ्रेब लगने लगा था। इतने सालों की मोहब्बत चंद घंटों में ही झाग की तरह बैठ गई थी। वो लड़की इतने साल में जज्बात के साथ खेलती रही और आखिर में क्या निकली? एक नाचने वाली। मैं इससे एक एक लम्हे का हिसाब लूंगा। अपनी ही गलत सोचों में गर्क होकर इससे पता नहीं चला कि कब रात से सुबह हो गई। रात कमरे में जाने जाने के बाद वो बाहर नहीं निकली थी, ना ही किसी से कोई बात की। सुबह नगीना बेगम के बहुत इसरार पर दरवाज़ा खोला और इसके बहुत पूछने पर गुंजा गुल ने अपने और जहरान के बारे में सब बता दिया। इसे इस वक्त अपने दिल का बोझ किसी से बांटना था। इसके नगीना बेगम से बेहतर और कोई नहीं था। असल बात जानकर नगीना को भी बहुत दुख हुआ। वो ये सोचकर आई थी कि शायद रक्स के दौरान किसी ने नाजेबा हरकत कर ली है, क्योंकि गुंजा गुल आज भी इन बातों पर गुस्सा हो जाती और दुखी रहती थी। हजूर, अगर वो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हुए तो ज़रूर आपकी आंखों में सच्चाई पढ़ लेंगे, लेकिन वो अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। वो नगीना की गोद में सर रखे नम आवाज़ में कहने लगी। वो आएंगे, ज़रूर वापस आएंगे। आप परेशान ना हो, उठिए, कुछ खा कर आराम कर ले। वो भी नगीना बेगम की बात सुनकर बाद में गर्दन को हरकत देती वॉशरूम की तरफ चल दी। रात इसने आंखों में काटी। सुबह इसकी आंख लग गई। दिन 12 बजे। जागने के बाद अपने बाबा को जरूरी काम का कहकर वो घर से निकला। गाड़ी का रुख कोठे की तरफ ही था। इसे अपने तमाम सवालों के जवाब चाहिए थे। कैसे वो लड़की भेस बदल के से बेवकूफ़ बनाती रही, इसके सामने बापर्दा शरीफ होने का ढोंग कर जाकर इस पर डोरे डालती रही। वो बिल्कुल ये बात फरामोश कर बैठा था कि कितने साल वो इससे लड़की की मोहब्बत का दम भरता रहा। वो अब कोठे की गली में दाखिल हो गया था। दरवाजे के बाहर इसने हारन बजाए। चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ मर्दों का आना जाना आम था, वो ये बात जानता था, लेकिन कोठे के अंदरूनी दरवाजे पर एक पहरेदार भी था, जिसने इससे जाना चाहा। वो किससे मिलने आया है? गुंजा गुल से मिलना है। वो उसका पैगाम लेकर अंदर चला गया, लेकिन इसे किसी की भी परवाह नहीं थी। वो खुद ही तेजी से अंदर बढ़ गया। अंदरूनी हिस्से में वही पहरेदार खड़ा एक लड़की को इसका पैगाम बता रहा था। बाहर गुंजा बेगम से कोई मिलने आया है। जो भी है आप इनसे कहिए कि असर तक वो किसी से भी नहीं मिलती है। आप नमाज के बाद तशरीफ़ लाएं। अंदर आते जहरा ने लड़की का जवाब सुन लिया था। क्यों नहीं मिलती वो किसी और से? क्या दिन भर भी वो किसी के साथ होती है? नगीना बेगम हैरानी से इस शख्स में भरे हुए उस शख्स को देख रही थी।
हुजूर हम सच कह रहे हैं, ये वक़्त इनकी इबादत का है, वो किसी से नहीं मिलेंगी। मैं कोई और नहीं, ज़हरान हूँ, मुझसे मिलेगी वो। ये कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जब वो लड़की एक बार फिर इसके रास्ते में आ गई, हम आपसे कह रहे हैं ना, आप हमारी बात मान लें। वो इल्तिजाई अंदाज में अब इससे मुखातिब हुई, वरना दिल तो कह रहा था कि सर फोड़ दे इसका, लेकिन अब ऐसा सिर्फ सोच सकती थी वो। मेरे रास्ते से हटो तुम, रास्ते से हटो तुम जैसियों का मुंह लगा मैं तुम जैसियों को मुंह लगाना पसंद नहीं करता। वो हकारत से बोला, और मैं ज़रूरी बात करने आया हूँ, वरना इस गंदी जगह कभी नहीं आता। अब वो अदब की सारी हदें पार किए हुए था। इसकी बात और तजलील सुनकर नगीना को भी गुस्सा आ गया। आप जिस जगह को गंदी जगह कह रहे हैं ना, आप जैसे शरीफ ही इस गंदगी में पहले पहले आते हैं, और हम जैसे तवाइफे ही इन शरीफों की गंदगी को थामे हुए हैं। और जिससे आप मिलने की बात कर रहे हैं, वो भी इसी गंदी जगह की मलका है। वो भी अब दूबदू से जवाब दे रही थी। बहुत देर से लिहाज कर रही थी वो इस बदतमीज इंसान का। ज़हरान मजीद सख्त सुस्त सुनाने का इरादा बना रहा था, जब सामने मौजूद कमरों में से एक दरवाज़ा खोला। इसका हमेशा से मामूल रहा था, ज़ोहर से असर तक वो इबादत करती थी। इस दौरान किसी को भी इस कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। आज भी जब वो नौफिल की अदायगी कर रही थी, इसे बाहर शोर सुनाई दिया। जब नमाज को बिछा छोड़कर वो दरवाजे की तरफ गई, फ़ौरन से पहचान गई बाहर कौन खड़ा है और क्यों उलझ रहा है। इससे पहले कि वो मज़ीद दोनों के दरमियान बदमज़गी होती, इसे दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर ज़हरान और नगीना ने इसकी तरफ देखा, जहां गुंजा गुल नमाज के अंदाज में दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। नगीना बेगम, इन्हें अंदर आने दीजिए, इनके सब सवालों के जवाब हम देंगे। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। जहरान भी एक गहरलुदा निगाह नगीना पर डालकर कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होकर उसने देखा गुंजा गुल जाए नमाज तय कर रही है। अब वो मेज़ पर रखा खूबसूरत कुरान मजीद चूमकर ऊंची जगह पर रख रही थी। वो खामोशी से खड़ा से देख रहा था। जब वो इसकी तरफ पलटी तो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए मुखातिब हुआ, एक नाचने वाली और इतनी इबादत गुजार कैसे, या फिर ये भी तुम्हारा कोई नया रूप है। जहरान का लहजा और तन से इसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब्त करी नरमी से गोया हुई, नाचना हमारा पेशा है, जबकि इबादत हम अल्लाह के लिए करते हैं, इसमें भी भला क्या रूप होगा। वो तहमुल से अपनी बात कह के उसे देखने लगी। और तुम्हें लगता है एक नाचने वाली रक्सा की इबादत कबूल होगी? आपकी तरफ से इसने कमाल का सवाल पूछा था। आपको ऐसा क्यों लगा? सिर्फ इसलिए कि हम रक्स करते हैं कि तवाइफ है? तुम बहुत गुनाहगार हो। वो इससे रुख फेर कर कहने लगा, गुनाहगार कौन है यहाँ? लेकिन गुनाहगार सारे पैमाने एक तवाइफ को ही ज़्यादा गुनाहगार तोलते हैं। एक तवाइफ अगर अपना जिस्म बेचती है तो खरीदता भी तो एक मर्द है, तो फिर वो भी गुनाहगार हुआ। एक रक्सा अगर रक्स करती है तो देखने वाला भी गुनाहगार हुए ना। वो इसे लाजवाब कर गई थी। तुम जानती थी तुम क्या हो, फिर भी तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करके छोड़कर चली गई। मेरी ज़िंदगी के कितने साल बर्बाद कर दिए तुमने। वो अब इसके करीब आकर कंधों से थाम कर सख्त लहजे में बोलने लगा, और अब मुझे खुद से भी नफरत हो रही है, ये सोचकर कि तुम जैसी गंदी औरत को चाहा था मैंने। इसकी आखिरी बात पर गुंजा गुल खाली खाली नजरों से उसे देखने लगी थी। वो था यहाँ सोच वो तहिया ये सोच रही थी कि सामने खड़े शख्स की सारी गलतफहमी दूर कर देगी। ये सिर्फ इसकी खाम ख्याली थी। ना चाहते हुए भी इसकी आंखों में नमी आ गई। जहरान, हम सिर्फ रक्स करते हैं, जिस्म का सौदा नहीं करते, और ना ही हम बुरी औरत नहीं हैं। ओह, किस किस को यकीन दिलाओगे? तुम पाक दामन हो? वो सफाकी से पूछ रहा था। किसी को भी नहीं, क्योंकि जो सच्ची मोहब्बत करते हैं यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आंखों से ही जान जाते हैं आपकी हकीकत। किरदार की गवाही तो बेयकीन लोग मांगते हैं। मोहब्बत की पहली शर्त ही वो यकीन है जो आप अपने महबूब पे करते हैं। ये सब किताबी बातें हैं गुंजा गुल, तुम सबको यकीन दिला सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आए हैं आप? खुदारा यहाँ से चले जाए और कभी ना लौट कर आइएगा। वो अपने शानों से उसके हाथ झटक कर दीवार की तरफ रुख मोड़ गई। जहरान भी इसे हकारत से देखकर कमरे से बाहर निकला। बाहर खड़े वहाज पर इसकी नज़र पड़ी, जिसे नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ गया। जहरान के जाते ही गुंजा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वहाज और नगीना ने बारहा कोशिश की, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। वहाज को आज ही नगीना बेगम से सारी सच्चाई का पता चला था। इसे जान के इसे जहरान वाकई बदनसीब इंसान लगा। हम हो गए खाक, मगर शौक बता बाकी है। इश्क में जान गई, आफत जहाँ बाकी है। आतिश इश्क सब खाक ही, अपना वजूद राख के ढेर तले सोजे नहा बाकी है। कारवाए सफ़े हस्ती से हुआ रुखसत पर, मसले नक्श कफा पमान ए निशा बाकी है। ज़ारान के जाने के बाद वो बहुत बदल गई थी। इसके चेहरे पर छाई वीरानी और उदासी इसके दुख का पता देती थी। दूसरी तवाइफे से इसकी ये हालत देखी ना जाती थी। वो सब हर वक्त गुंजा गुल को खुश रखने की कोशिश करती। नगीना बेगम इसे यही समझाती वो खुद को संभाल कर फिर से रक्स शुरू करे, क्योंकि इसकी पहचान रक्स ही था।
जवाब में वो कुछ नहीं कहती, खामोशी इख्तियार कर लेती। वह आज हफ्ते में 2-3 मरतबा ज़रूर मिलने आता। हर बार इसे मायूसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गुंजा गुल अपने कमरे में बंद हो जाती या फिर मिलने से ही इनकार कर देती। मायूस होकर वो भी चला जाता और वो बहुत दिन नहीं आया। गुंजा गुल को अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन वो अपने दिल में पक्का अहद कर चुकी थी कि वो अब कभी किसी मर्द पर तबाह नहीं करेगी। वो एक रक्सा है, दिल लगाने की नहीं बल्कि दिल बहलाने के लिए देखते हैं लोग इसका रक्स। इस दिन मौसम बहुत खुशगवार हुआ था। आसमान पर छाए काले बादल और तेज चलती ठंडी हवाएं बारिश का पता दे रही थी। मौसम में खुशगवारी आने से इसके मन पर छाई उदासी कम हो गई थी। इसकी तबीयत भी आज पहले से बेहतर थी। इतने दिनों की सुस्ती और उदासी की जगह तो ताज़ी ने ले ली थी। और नहा धोकर अच्छे से तैयार हुई। नगीना बेगम कमरे में आने का कहकर वो खुद सिंगार मेज के सामने से हटकर खिड़की के पास आ गई। जैसे ही इसने खिड़की के पटवा की ठंडी हवा के झोंके ने इसका इस्तकबाल किया, जिससे इसकी रूह तक तरोताज़ा छा गई। वो खिड़की से बाहर बाग कोठे के शहर में देखने लगी, जहाँ दूसरी लड़कियां आपस में बातें और हंसी मजाक करती मौसम से लुत्फानंदोज हो रही थी। इसे सबको खुश और मुतमिन देख कर इसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। वो ये सब नज़ारा देखने में गुम थी जब इसे सदर दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ है, जिससे वो भी चूम कर देखने लगी कौन आया है। गाड़ी अब अंदरूनी अहाते में आकर रुक चुकी थी। फ्रंट डोर खोलकर बाहर निकलने वाला कोई और नहीं बल्कि वह हाश दुरानी था। इतने देर बाद वहाज को देखकर गुंजा को खुशगवार हैरत हुई। वो भी एक नज़र ऊपर खिड़की में खड़ी गुंजा गुल पर नज़र डालकर घूमकर दूसरी साइड आया। दरवाज़ा खोलकर झुककर कोई चीज़ें उठाने लगा। दूर से देखकर ही अंदाज़ा लगाया गुंजा ने कि नगीना बेगम, जो कि गुंजा को बुलाने पे आई थी, वो भी अब नीचे का मंजर देख रही थी, जहाँ वो बाहर चीज़ निकाल चुका था, जिसे देखकर गुंजा गुल और नगीना बेगम हैरानगी और शौक के मिले जुले तासुरात एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि वहाज के हाथ में कोई चीज़ नहीं बल्कि कंबल में लिपटी छोटी बच्ची थी। इससे ये डर था कि गुंजा गुल आज भी नहीं मिलेगी और कमरे में चली जाएगी। इसलिए ऊंची आवाज़ में गुंजा को मुखातिब किया, तुम मुझसे नहीं मिलती लेकिन बेटी से ज़रूर मिलोगी। इसका अंदाज और देखकर गुंजा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बाकी तवाइफे भी हैरान नजरों से सब देख रही थी। वहाज कोठे के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। गुंजा गुल भी खिड़की से हटकर कमरे से बाहर निकली। नगीना बेगम ने वहाज के हाथों से बच्ची थाम ली और इसे प्यार करके गुंजा की तरफ बढ़ाया, जिसे इसने मोहब्बत से थाम कर माथे पर बोसा दिया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बिल्कुल आप जैसी है। वो खुले दिल से तारीफ कर रही थी। हमें अच्छा लगा आपने हमें इस काबिल जाना और अपनी बेटी को मिलवाने लाए। वो मशकूर निगाहों से इसकी तरफ देखकर कहने लगी, सिर्फ मिलवाने नहीं, मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंपने आई हूँ गुंजा गुल। इसकी बात सुनकर नगीना बेगम, गुंजा गुल और बाकी सब तवाइफे हैरत से देखने लगी, जो अपनी बात कहकर पुरसकून अंदाज में बैठा था। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें लग रहा है आप अपने हवासों में नहीं हैं। ऊंचा गुल ने गुस्से से कहकर बच्ची इसकी गोद में दी। मैं अपने होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तो मेरी बेटी को माँ का प्यार दो, मुझसे निकाह कर लो। ऊंचा गुल शाकिन निगाहों से देखने लगी। ये शख्स यकीनन आज पी आया है, इसलिए एक के बाद एक फजूल हाँके जा रहा है। वो दिल में सोच कर रह गई। और इसकी माँ कहाँ है? इतनी देर से चुप बैठी नगीना बेगम अब बोल पड़ी, वो चली गई है 3 महीने पहले इसकी पैदाइश पर। हमारी लैदगी हो चुकी है। आपने इन्हें क्यों जाने दिया? रोका क्यों नहीं? बहुत रोका। शादी से पहले ही वो किसी और को पसंद करती थी। मैंने सोचा औलाद हो जाने से वो इसे भूल जाए और मेरे साथ खुश रहे, लेकिन ये बस मेरी ही सोच थी। आमना की पैदाइश के साथ ही इसने तलाक का मुतालबा भी कर दिया। इस दिन मुझे यकीन हो गया कि जिस औरत को इसकी औलाद नहीं रोक सकी, बिलखुलूस बेटी, इसे मैं कभी नहीं रोक सकूंगा। इसलिए अनचाहे बंधन से आज़ाद कर दिया इसे, और इस ज़ात से मेरा यकीन उठ गया। फिर तुम आई मेरी ज़िंदगी में। वो लंबी बात कहकर खामोश होकर गुंजा गुल को देखने लगा, जो सांस रोके इसकी बात सुन रही थी। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र और फिर से मुखातिब हुआ, सबसे पहले तुम्हें मैंने पाशा साहब के घर महफिल रक्स मौसीकी में देखा। तुम्हारा नापातुला अंदाज और मर्दों से कतराना मुझे तजस्सुस में मुबतला कर गया। फिर मैंने तुमसे अकेले में मिला। हर बार तुमने मुझे मुतासिर किया। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता कि एक रक्सा की आंख में इतनी हया कैसे हो सकती है। मैं सिर्फ तुम्हारी हया और अखलाक से मुतासिर हुआ। मुझे महसूस हुआ मेरी बेटी के लिए तुमसे बेहतर कोई और माँ नहीं हो सकती। तुम्हारे पास दरख्वास्त लेकर आया हो, मेरी बेटी की भी तरबियत करके इसे अपने जैसा हयादार बना दो और निकाह करके मुझे मुकम्मल इंसान। मैं हमेशा तुम्हारे पास उम्मीद लाया, तुमने कभी मुझे नाउम्मीद नहीं लौटाया। अपनी बात मुकम्मल करके वो उठ खड़ा हुआ। गुंजा गुल बिल्कुल चुप हो गई थी। रुकिए, यह आवाज़ नगीना बेगम की थी। आप निकाह खान का बंदोबस्त कीजिए, गुंजा गुल आज ही निकाह करेंगी आपसे। ऊंचा गुल हैरान होती नगीना की तरफ बढ़ी। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन? हम ना कहते थे कि एक दिन आपका ख्वाब ज़रूर पूरा होगा, आप ऊंचा मुकाम पाएंगी। इनकार नहीं करिएगा, आप हमें
कोठे से निकालने का फैसला कर चुकी हैं तो हमें मंजूर है। इसकी रजामंदी पर वहाज खुशी से झूम गया। फौरन चंद करीबी दोस्तों और निकाह खान का बंदोबस्त किया। निकाह के बाद वो रुखसत होकर वहाज के साथ आ गई। इसका दिल हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करता जिसने इसकी सारी दुआएं कबूल करके इसके सब्र का इनाम वहाँ जैसा चाहने वाला, इज्जत करने वाला, एहसास करने वाला शौहर दिया था। ऊंचा गुल भी एक अच्छी फर्माबरदार बीवी साबित हुई थी। वहाज की ज़िंदगी में सब खुशियाँ लौट आई थी। वो बहुत मुतमिन और खुश था। आज एक हफ्ते बाद वो डेरे पर आया। सुबह से काम में मसरूफ़ रहने के बाद वो अभी फारिग हुआ था। इसका इरादा अब घर जाने का था जहाँ इसकी कुल कायनात, इसकी बेटी और इसकी महबूब बीवी इंतज़ार कर रही थी। मुलाजिम ने आकर इसे जहरान की आमद का बताया। इसे अंदर भेजने का कहकर सोफे पर ईजी होकर बैठ गया। जहरान जब कमरे में दाखिल हुआ वहाज से इसे पहचाना मुश्किल हो गया था। मिला जुला सा हुलिया बना रखा था इसने। आओ बैठो जहरान, कैसा हुआ, कैसे हो? मैं बैठने नहीं आया, सिर्फ ये पूछना था। सुना है इस रक्षा से तुमने शादी कर ली है। क्या कोठे पे कम दिल बहलाती थी जो अब तुम इसे घर की जिन्नत बनाकर ले आए हो? वो इंतहाई तैश के आलम में पूछ रहा था। वहाज से भी इसका लहजा बर्दाश्त ना हुआ। पहली बात तो ये वो अब रक्षा नहीं, मेरी बीवी है। बीवियों से दिल नहीं बहलाए जाते, इन्हें इज्जत बनाया जाता है। और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी मेरी इज्जत के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत अपने मुंह से निकाले। दूसरी बात, मैं अपनी बीवी की पसंद और वो मेरी पसंद का एहतराम करती है और तुम मेरी बीवी की नज़र में नापसंदीदा शख्स हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो सोफे से उठा और अपनी शाल कंधों उसके गिर्द लपेट कर जाते हुए दरवाजे में रुका। एक आखिरी बात, मोहब्बत खूबी और खामियों से बालातर ताल्लुक़ है। मोहब्बत का खूबी और खामियों से बालातर ताल्लुक़ है। मोहब्बत में आशिकी आँख कितनी खूबसूरत हो जाती है कि इसे मशूक यूसुफ सानी नज़र आने लगता है। और तुम्हारी कैसी मोहब्बत थी जो गुंजा गुल जैसी शफाफ लड़की को ना जान सकी। कभी सोचना तन्हाई में तुमने क्या खोया है। अपनी बात कहकर वो घर की राह चल दिया। पीछे खड़ा जहरान पछतावों में घिरता जा रहा था। यही पछतावा इसका मुकद्दर बन गए थे। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था, एक शॉर्ट नावल था, बहुत अच्छा था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरा गला ख़राब था, इस वजह से हो सकता है दरमियान में डिस्टर्बेंस हुई हो, तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।